हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे दौर से गुजर रही होगी। देखो, 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जुलाई मंथ की जो भी हमारी स्पीसीज इन न्यूज थी, वो आपको कंप्लीट इस एक वीडियो में मिल रही है, जिसमें आप फ्लोरा फौना, उनके हैबिटाट, वो न्यूज में क्यों थे, उनसे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक उनकी हैबिट या उनका बिहेवियर, वो सारी चीजें यहां पर जानने को आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें देखने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। देखो, पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस की तरफ से आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम फॉर 2025 जो है वो चलाया जा रहा है। राइट, इसमें क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है कि हम यहां पर इंटीग्रेटेड डेली एमसीक्यूज करेंगे, प्लस मेंस आंसर राइटिंग भी रहेगी। और हमारा टारगेट है कि 2025 का जो हमारा एग्जाम है यूपीएससी आईएएस 2025, वो हम क्रैक कर लें। तो ऐसे में इस प्रोग्राम में आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, जैसे कि प्रीलिम्स से ओरिएंटेड आपको 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी एग्जाम से पहले। प्लस आप देखोगे कि 500 से ज्यादा आपकी मेंस आंसर राइटिंग, मेंस के जो क्वेश्चंस है ना, उनकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, और 40 से ज्यादा ऐसे राइटिंग के सेशंस हो जाएंगे। तो आप समझो कि किस तरीके से यहां पर तैयारी में जो मेन हमारा शत्रु है, मेन जो हमारा टारगेट है, वो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस की प्रिपरेशन प्रैक्टिस हमारी इस लेवल तक हो जाए, तो फिर शायद ही कोई मुश्किल बचेगा जो हमारे लिए कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। राइट, इसके अलावा देखें तो ये जो आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है, ये डेफिनेटली नाम से पता पड़ रहा होगा वैसे तो, कि आप अपने घर से पढ़ाई कर रहे हैं, बस आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। एक प्रॉपर आपको डायरेक्शन मिल जाए ना, तो आपकी तैयारी को चार चांद लग जाएंगे। तो ऐसे में डेली और वीकली प्रीलिम्स के आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो होंगे इसमें, जो बता चुका हूं। अच्छा, सी सेट के भी टेस्ट यहां पर इंक्लूड होंगे, क्योंकि ये भी आपको पता है ना कि किस तरीके से एक फिल्टर का काम कर रहा है आजकल सी सेट वाला भी जो टेस्ट होता है आपका, जी, या हम कहें प्रीलिम्स में GS2 जो पेपर होता है वो। इसके अलावा डेली आपके और वीकली बेसिस पर, डेली और वीकली बेसिस पर मेंस के प्रैक्टिस कराए जाएंगे आपको क्वेश्चंस, और मंथली ऐसे टेस्ट भी होंगे, जिनमें साथ ही साथ आपको रिव्यू भी दिया जाएगा कि हाँ भाई, कैसे आप अटेम्प्ट कर सकते थे। तो ये एक हॉलिस्टिक आपकी सेल्फ स्टडी को बूस्ट देने के लिए प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम से आप जुड़िए, ठीक है। और बाकी जो डिटेल्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और कोशिश ये रहेगी कि आपको पिंड कमेंट में आपको पूरी लिंक जो है वो मिल जाए, जिससे कि आप इजी एक्सेस कर पाओ। बाकी देखो, pw.live जो हमारी एप्लीकेशन है आप लोगों के लिए, वो आप एक्सेस कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन चीजें आपको इस कोर्स के बारे में बतानी थी। अब चलते हैं हमारे मेन कंटेंट की तरफ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और, लास्ट में आपको एक पीवाईक्यू भी दिया जाएगा, या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा एमसीक्यू टाइप में, उसका आंसर भी आपको देना है, जिसका आंसर मेरी तरफ से आपको मिलेगा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली स्पीसी आपके पास में आइबेरियन लिंक्स। ध्यान से देखो, ये बिल्ली की तरह दिखाई दे रहा है, कैट फैमिली से आता है। एकदम इमेज को अपने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। अपीयरेंस देखो इसकी, किस तरीके से ये पांव, शरीर के हिसाब से अगर देखोगे तो पांव आपको थोड़े लंबे दिखाई देंगे, नंबर वन। नंबर टू, इसके कान देखो, खड़े हुए हैं, पॉइंटेड ईयर्स हैं, ठीक है। और फर, इसकी स्किन देखोगे आप तो लेपर्ड की तरह की स्पॉटेड दिख रही है। तो कहने का मतलब छोटा लेपर्ड, मिनी लेपर्ड की तरह दिखाई दे रहा है। तो ऐसे अपने को इमेज को दिमाग में रिटेन करना, जिससे थोड़ा इजी रहेगा कि हाँ भाई, ये न्यूज में रहा था। दूसरी चीज, हमें थोड़ा ज्योग्राफी से भी कनेक्ट करते हुए चलना है, क्योंकि जब भी किसी स्पीसी का नाम दिया जाता है, तो वहां किस एरिया में ये मिलती है, कहां पर इसको डिस्कवर किया गया है, तो वो एरिया का जरूर यूज किया जाता है जब भी नॉमेनक्लेचर या नाम दिया जाता है। तब यहां पर आप देखो, आइबेरियन लिंक्स है, तो आइबेरिया क्या है भाई? आइबेरिया एक पेनिनसुला है, जहां पर मेजरली आपके दो कंट्रीज आ जाते हैं। यूरोप की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वहां पर स्पेन, एक तो पोर्चुगल और प्लस स्पेन, दोनों मिलकर के आपका ये आइबेरियन पेनिनसुला बना देते हैं। तो आप देखोगे ना, इसका हैबिटाट भी मेजरली देखोगे तो वहीं दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के हमें यही ध्यान रखना है कि छोटी छोटी चीजों से कैसे हम अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं जीएस पेपर 1 का, जो आपका होता है प्रीलिम्स का। तो उसमें आपको चीजें रिकॉल हो एक्यूरेटली, वहां थोड़ा मुश्किल है, पर हमें थोड़ा सा स्मार्टली भी काम करने की जरूरत है। अब समझ लेते हैं क्या है इसके बारे में कुछ डिटेल्स।
सबसे पहली चीज, IUCN की जो रेड लिस्ट है ना, उसमें आइबेरियन लिंक्स का स्टेटस अभी एंडेंजर्ड से अपग्रेड करते हुए वल्नरेबल कर दिया। क्यों किया? देखो, कंजर्वेशन एफर्ट्स बहुत अच्छे किए गए वहां पर, और इसके चलते जहां 2001 के साल में इस आइबेरियन लिंक्स की पॉपुलेशन केवल 62 थी ना, 62, वो बढ़कर के आज के समय में कितनी हो गई भाई? 648। ये हम बात कर रहे हैं मेच्योर इंडिविजुअल्स की, जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जो पॉपुलेशन को कंटिन्यू करा सकते हैं, और टोटल पॉपुलेशन तो 2000 तक पहुंच गई है, जिसमें आप यंग जो इंडिविजुअल्स हैं उनको भी आप इंक्लूड कर दोगे, तो ये चीज क्लियर हो जाती है। तो ये हमें टू द पॉइंट बातें याद रखनी है। इसके अलावा साइंटिफिक नेम की बात भी करें तो इसका साइंटिफिक नेम है आपका लाइनक्स पैराडीनेस। ठीक है, पार्डीनेस, लाइनक्स पार्डीनेस। ठीक है, पार्डीनेस याद रख लें। दूसरा, कैट स्पीसी है, बिल्ली की तरह दिखाई दे रहा है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और सेक्सुअली ये डायमॉर्फिक होते हैं। डायमॉर्फिक, सेक्सुअली डायमॉर्फिक होने का मतलब हो गया कि मेल और फीमेल जो है ना, उनकी अपीयरेंस आपको डिफरेंट दिखेगी, है ना, उनका जो एक बॉडी का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट दिखेगा। तो ये चीज ध्यान रखें। मिलती कहां पर है मैंने अभी बता दिया, आइबेरियन पेनिनसुला, जहां पर स्पेन और पोर्चुगल दो कंट्रीज मेनली हैं। और अपीयरेंस कैसी है उसकी बात हम ऑलरेडी इमेज में ही कर चुके हैं, तो यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। भारत की बात करें तो भारत में भी इस तरीके की लिंक्स मिलती है, पर वो लिंक्स कौन सी स्पीसी है? यूरेशियन। और वो हमारे यहां पर कहां मिलती है? जो लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट है ना, उस तरफ आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये हमें आइबेरियन लिंक्स, या फिर जो लिंक्स इंडिया में मिलती है उसके बारे में हमने बात कर ली। ध्यान रखें, एक बार मैं फिर से बता दूं कि इंडिया में आइबेरियन लिंक्स नहीं मिलता है, या आइबेरियन पेनिनसुला की तरफ मिलता है। इंडिया में यूरेशियन लिंक्स मिलता है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला आपके सामने है, दैट इज लिम्बलेस एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब आप समझ सकते हैं कि ऐसे रेंग करके चलने वाले। ठीक है, और दूसरा, जो मोरलेस वाटर और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दोनों में सरवाइव कर सके। ठीक है, अब ये न्यूज में क्यों है? सबसे पहली चीज तो नाम से पता पड़ रहा है, लिम्बलेस। लिम्बलेस का मतलब इनके, आप देखोगे बॉडी स्ट्रक्चर, आप देखो, क्या आपको इनकी बॉडी के अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है? आंखें भी आपको थोड़ी बहुत हल्की सी उठी हुई दिख रही होगी, माइन्यूट सी। बाकी मोर और लेस इनका जो काम है वो कंप्लीटली इनके सेंसेस के हिसाब से चलता है, जिसमें वो स्मेल लेते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस आसपास में आ रहे हैं, है ना, उसको सेंस करते हुए और फिर अपने प्रे को टारगेट करते हैं, उनको हंट करते हैं। तो बेसिकली ये न्यूज में क्यों है वो जान लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये थी कि अभी रिसेंटली ये काजीरंगा नेशनल पार्क, आपको पता है काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व कहां पर है जी? ये असम में है। तो वहां पर आपको ये डिस्कवर होती हुई दिखी, जिसमें ये जो नई स्पीसी जो मिली है ना, लिम्बलेस एम्फीबियन की, इसको एक तरीके से स्ट्राइप्ड कैसिलियन बोल सकते हैं, और साइंटिफिकली देखें तो इनको बोला जाता है इक्थियोफिस सेप। इक्थियोफिस सेप, इक्थियोफिस वर्ड अगर आ जाए ना, तो आप सीधा ये चीज दिमाग में लेकर के आनी है कि ये लिम्बलेस एम्फीबियन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इनके हैबिटाट की बात करें तो देखो, हैबिटाट के हिसाब से मतलब रहना कहां पसंद करते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में मिल रहा है, इसका मतलब आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट में कैसी क्लाइमेट है, वैसी ही क्लाइमेट में रहना ही पसंद करते हैं। इसका मतलब प्रीडोमिनेंटली ट्रॉपिकल रीजन में रहना पसंद करते हैं, जहां पर टेम्परेचर भी अच्छा खासा हो, रेनफॉल भी अच्छी खासी हो। इसका मतलब ये ऐसे एरिया में रहना पसंद करते हैं जहां पर रेनफॉल ठीक ठाक मेंटेन रहे। अच्छा, रहते कहां पर हैं? ये देखो, अंडरग्राउंड रहते हैं। जैसे मान लो बहुत सारा डेंस फॉरेस्ट है, तो वहां पर अगर पत्तियां झड़ेंगी तो उन जो लीफ लिटर है ना, पत्तियां, झड़ी हुई पत्तियां, उनके नीचे रहना पसंद करते हैं। और वहां पर छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं ना, उनको खा करके ये कंटिन्यू करते हैं अपनी लाइफ को। और ये जनरली किस तरीके से रहते हैं? रैंग करके अंदर ही अंदर बिल बना करके रहते हैं। तो इनका बिहेवियर कैसा है? फॉसिरियल, फॉसोरियल बोला जाता है ऐसे बिहेवियर को जिसके अंदर बिल बनाने की आदत हो। ठीक है, इसके अलावा रहते कैसे? अंडरग्राउंड, ये मैंने बता ही दिया आपको। और सॉइल कैसी चाहिए? अगेन, रेनफॉल है, ठीक है, और गर्मी है, तो मॉइस्ट सॉइल में रहना पसंद करते हैं। और आप देखोगे कि जब नमी वाली जमीन में रहेंगे तो स्किन भी कैसी हो जाएगी इनकी? सॉफ्ट हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हो किस तरीके से। अच्छा, इनका अपीयरेंस आप देखो कि या तो इस तरीके से ये स्ट्रिप्स हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे ये देखो रिंग भी बने हुए हैं छोटे छोटे। ठीक है, ये रिंग स्ट्रक्चर है, ये भी एक अपीयरेंस का इसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इसके अलावा देखा जाए, ये स्मूथ मैंने बता दिया,
बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल है कि नहीं, बिल्कुल एकदम सिलेंड्रिकल, लंबे पाइप की तरह, और रिंग्ड और स्ट्रिप्ड पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। स्ट्रिप्ड पैटर्न आपको ये दिखाई दे रहा है येलो वाला, और रिंग्स छोटी छोटी अगर माइन्यूटली देखोगे तो अच्छे से दिखाई दे जाएगा। ठीक है, डाइट में क्या खाते हैं, ये देखो कार्निवोरस है, छोटे छोटे जो इनवर्टिब्रेट्स कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनको खा करके ये अपना काम चलाते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पत्तियों में रहते हैं, पत्तियों के नीचे दब करके, तो वहां पर पत्तियों को खाने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, तो उनको खा करके सर्वाइव करते हैं। सेंसरी अडेप्टेशन, आई साइट तो है नहीं, पर इनके पास में कैमो रिसेप्शन है, जो मैंने आपको बताया कि इनके आसपास में कोई भी हलचल होती है ना, तो उसको ये टेस्ट या फिर स्मेल करके आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको टारगेट करके अपना काम चलाते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर लाइव बर्थ का या एग लेइंग की टेंडेंसी देखने को मिल जाती है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, इनमें पेरेंटल केयर की अप्रोच भी देखने को मिलती है कि हाँ, अपने बेबीज को, अपने बच्चों को केयर देते हैं जब तक कि वो मैच्योर ना हो। तो ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बिहेवियर है इनकी। तो एक एक पॉइंट बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट है ऑडोकेलियम, ऑइडोकेलियम सयाद्रिकम। अब देखो नाम से पता पड़ रहा है सयाद्रिकम, सयाद्रिकम का मतलब सयाद्री, सयाद्री किसको बोला जाता है, वेस्टर्न घाट्स को। तो वेस्टर्न घाट्स में ये स्पीसी मिली। अब सवाल ये कि ये क्या है। अभी देखो ये न्यू एल्गल स्पीसी आइडेंटिफाई की गई है, जिसको नाम दिया गया है ऑडो ऑडोक्लेडियम सयाद्रिकम। ठीक है जी, ये मिला कहां पर है, जो कोल्लम है ना, ठीक है, नीचे साउथ की तरफ आप जाओगे वेस्टर्न घाट में एक्सटेंशन में, तो वहां पर जो कुंभा वुरुति रीजन, ठीक है, कुंभा वुरुति रीजन ऑफ कोलम, वहां पर ये एक नई शैवाल की स्पीसी मिली है, एल्गी की स्पीसी मिली है। अब इनके फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि ये डायोसियस है। डायोसियस का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स है ना, वो सेपरेट इंडिविजुअल्स में है। ठीक है, इसका मतलब मेल अलग है और फीमेल अलग है। ठीक है जी। अब इनके पास में रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, मेल का जो स्पर्म सेल है वो जाकर के और फीमेल का जो रिसेप्टिव पार्ट होगा वहां पर जाकर के गिरेगा, और वहां पर वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू करता है। अच्छा, ये कहां पर पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर, दैट मींस जमीन पर ये मिलते हैं। नंबर 2, इनके पास में एक सुपीरियर ओपेरिक्यूलम है। ओपेरिक्यूलम का मतलब क्या होता है, एक फ्लैप टाइप स्ट्रक्चर होती है। जैसे कि कहीं पर भी आप देखोगे तो ये फीमेल वाला जो पोर्शन है, यहां पर अगर ये स्पर्म आकर के गिरेगा तो वो ये फ्लैप ओपन रहेगा, जैसे स्पर्म सेल आकर के गिरेगा ना तो ये फ्लैप बंद कर लेगा। तो ऐसे में ये सेपरेट एंटिटीज हैं, मेल और फीमेल, और फिर बाद में अपनी रिप्रोडक्शन कंटिन्यू करते हैं। दिखने में कैसे हैं, अपीयरेंस कैसी है, ये देखो शैवाल तो वैसे ही वेलवेट होता है, आपको पता है वेलवेटी अपीयरेंस होती है, फिसलने का डर रहता है। आपने कभी शैवाल वाली जमीन पर कभी पैर रखा हो तो एकदम से स्लिप हो जाता है पैर, और जैसे जैसे मेच्योर होते हैं तो कलर थोड़ा सा येलोइश ग्रीन होता चला जाता है। इसके साथ ही साथ इनके पास में एलिप्सॉइड उगोनियम ही है, उगोनियम भी है। एलिप्सॉइड उगोनियम क्या है, ये बेसिकली आपको पता है, ये एक तरीके का फ्लोरा के सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं ना, प्लांट्स की इनकी बात हो रही है। तो इनके पास में इनकी जो सेल वॉल है ना, कोशिका भित्ति है ना, उसके पास उसके अंदर एक पोर है, पोर का मतलब होल, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगेन वो फ्लैप जो है उसके नीचे ये सिस्टम अवेलेबल है, जहां पर स्पर्म सेल आके गिरती है तो फिर वहां पर वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस आगे बढ़ता है। हैबिटाट, सीधी बात है, डैम्प सॉइल, जहां पर पानी अच्छा खासा अवेलेबल हो। शैवाल है भाई, प्लांट है, सर्वाइव करेगा, और अच्छी खासी बरसात अगर आ गई ना तो वहां पर इसकी प्रोडक्शन रेट और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा इसके यूसेस की बात करें, दवाई बनाने में, एग्रीकल्चर में, नेचुरल पिगमेंट्स, कलर वलर ये बनाने में काम आ सकती है, और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट, जिसमें एस्ट्राजेनेथिन करके ये एक ड्रग है, या फिर एक कहो कि एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट है, जो डिफरेंट टाइप्स डिजीज को टैकल करने में हेल्प करता है, तो वो बनाने में भी ये काम में आ सकता है। तो जरूर याद रखें, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेस्टर्न घाट में मिली है तो सयाद्रिकम तो नाम दे ही दिया, और वैसे नाम इसका क्या दिया है, ऑडेक्लेडियम। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हिमालयन आइबेक्स। सबसे पहली चीज, कंटेक्स्ट क्या है, हिमाचल प्रदेश की तरफ से एक वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है कि भाई सीधी बात है, स्नो लेपर्ड्स है ना,
उनको हम कह सकते हैं वो कीस्टोन स्पीसी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोसिस्टम में। तो उनकी कंजर्वेशन के लिए उनके प्रेज, उनका खाना क्या है, उसको हमें देखना होगा, कहीं वो डिक्लाइन तो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए इस इकोसिस्टम में पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इधर वाले एरिया में। तो हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में आप देखोगे कोल्ड डेजर्ट वाला एक्सटेंडेड पार्ट मिल ही जाता है। तो वहां पर ब्लू शीप, जिसको भारल भी बोलते हैं, और साथ ही साथ आपका हिमालयन आइबेक्स, इन दोनों की सेंसस करनी स्टार्ट कर दी है। अब इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, दोनों स्पीसीज अगर न्यूज में है। सबसे पहली चीज तो हिमालयन आइबेक्स की बात करें तो लोकली इसको टंगराल भी बोल देते हैं, पहली चीज। दूसरा, IUCN में लीस्ट कंसर्न्ड है, दैट मीन्स इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी मेंटेन्ड है। बट अगेन इनकी कंजर्वेशन जरूरी है, क्योंकि इनकी पोचिंग होती है। पोचिंग का मतलब इलीगल हंटिंग हो रही है। क्यों होती है? देखो, इनके जो सींग है ना, एक तो इनकी अपीयरेंस, इनका यूज किया जाता है, और दूसरा इनकी ये जो दाढ़ी है ना, यहाँ पर बियर्ड हल्की सी रहती है, ये दोनों का लोग बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं। तो ऐसे में इनकी इलीगल हंटिंग होती है। तो ऐसे में स्नो लेपर्ड की सर्वाइवल के मुश्किल होगा कि नहीं? तो इसलिए इसको कंजर्व करने पर टारगेट किया जाता है। और मेल फीमेल्स की बात करें तो मेल थोड़े हैवी होते हैं, हॉर्न भी, जो सींग है वो थोड़े से ज्यादा कार्व्ड है, और साथ ही साथ उनके सींगों के ऊपर ये जो आप रिजेस देख रहे हो ना, उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर, ये भी आपको थोड़ा ज्यादा अपीयर होती हुई दिखाई देगी, और सींग की साइज भी मेल्स की ज्यादा होती है। डिस्ट्रीब्यूशन लद्दाख वाले एरिया में मिलेगा, ठीक है। ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल में आप देखोगे, ये आपका पीर पंजाल वाला एरिया आपका मिडिल हिमालय, ठीक है, लेसर हिमालय जिसको बोलते हैं। तो उसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आपको पता है हिमाचल जिसको बोला जाता है हिमाचल रेंज, वहां पर ये मिल जाते हैं। ब्लू शीप बहरहाल की बात करें तो ये देखो, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड और जो टॉनी ईगल है और वहां पर पाई जाने वाली फॉक्स है, उनके लिए ये प्रेडेटर एक तरीके से प्रे का काम करती है। तो इनका कंजर्वेशन भी जरूरी हो जाता है उस इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए। तो ऐसे में ये मिलता कहाँ है? देखो, इंडिया में तो हिमालयन सिस्टम, इसमें पर्टिकुलरली आप लद्दाख वाला एरिया ले लो, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये आपको मेजरली दिखाई दे जाएगा। और चाइना में भी ये एक्सटेंडेड पार्ट देखें तो सिचुआन रीजन जो है वहां पर भी आपको ये जो ब्लू शीप है इसका प्रेजेंस मिल ही जाएगा, ठीक है। देखो अभी क्या है कि एक नई प्लांट की स्पीसी डिस्कवर हुई है केरला के नीलियमपथी हिल्स में। तो ये ध्यान रख लेना, केरला में है नीलियमपथी हिल्स। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, ये जो प्लांट स्पीसी डिस्कवर हुई है, इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है, यहां पर आप देख सकते हो, स्टेलरिया मैक्लिनटोकिया। ठीक है, स्टेलरिया मैक्लिनटोकिया। ये नाम किसके पीछे रखा गया है? देखो 1983 में जंपिंग जीन की डिस्कवरी के लिए बारबरा मैक्लिनटॉक, ठीक है, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। उस नोबेल प्राइज विनर इंडिविजुअल के नाम पर ही इस पर्टिकुलर प्लांट स्पीसी का नाम रखा गया है, ठीक है। इस स्पीसी की बात करें तो इसका जीनस है, ये जो स्टेलरिया है ना, ये इसका जीनस है, और ये जो स्पीसी का नाम रखा गया है मैक्लिनटॉकिया, ये आप ध्यान रख लोगे, बारबरा मैक्लिनटॉक नाम से नोबेल लॉरिएट है। 1983 में उनको जंपिंग जीन की डिस्कवरी के नाम से, डिस्कवरी के बिहाफ पर उनको वो नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्लांट की स्पीसी की बात करें तो ये श्रब है। श्रब का मतलब स्मॉल प्लांट है। स्मॉल प्लांट है तो पत्तियां भी छोटी होंगी, स्मॉल हर्ब है, ठीक है। और दूसरा, इसकी लीव्स या पत्तियां बहुत छोटी हैं, फ्लावर्स, फूल भी बहुत छोटे हैं, और इस फूल की स्ट्रक्चर में 5 तो सेपल दिखेंगे और 5 ही आपको व्हाइट पेटल्स देखने को मिलेंगे, पत्तियां, है ना, वो स्ट्रक्चर दिखेगा। अच्छा, इसको नुकसान किस चीज का है, थ्रेट किस चीज का है? देखो सीधी बात है, जब हम नई स्पीसी के बारे में पढ़ते हैं उनको, उनके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि मिलती कहाँ है, किस तरीके की स्ट्रक्चर, क्या उनके लिए रिस्क है, वो सारे फैक्टर्स हमारे लिए जानने जरूरी है। तो इनको देखो खतरा सबसे ज्यादा होता है कि हैवी ग्रेजिंग, इनको सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि अब हर्ब है तो घास फूस है, कोई चढ़ जाएगा, है ना, जो भी हर्बीवोरस है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, एलिफेंट पॉपुलेशन जहां पर ज्यादा होती है, तो एलिफेंट जब चलता है ना, तो उनके पैरों की रगड़ आकर के भी इनको डैमेज कर देती है, इनको खत्म कर देती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें ध्यान रखने हैं इस बारे में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 4 हॉर्न्ड एंटीलोप, 4 सींगों वाला ये हिरण, ठीक है, नाम से पता पड़ रहा है, चौसिंगा जिसको बोला करता है। न्यूज में क्यों है पहले तो वो देखते हैं। होता क्या है, मध्य प्रदेश का जो सागर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर नौरादेही सेंचुरी, जिसका आजकल नाम क्या कर दिया गया है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वहां पर
एक फोर हॉर्न मतलब इस चौसिंगा एंटीलोप की फोटो पिक की गई है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत मुश्किलों से देखने को मिलता है। और दूसरी सब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये एशिया में पाए जाने वाले जो हिरण की प्रजातियां ना एंटीलोप्स की, उनमें सबसे छोटी है, ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है जी। चलो अब इसके बारे में और कुछ जाने। इसका साइंटिफिक नेम तो हमें ध्यान रख लेना है, टेट्रासेरस, टेट्रासेरस क्वेड्रिकॉर्निस। ठीक है, टेट्रासेरस क्वेड्रिकॉर्निस ये इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ये इंडिया और नेपाल वाले एरिया में मिल जाता है। अब इंडिया और नेपाल की बात आ रही है, इसका मतलब हम इसमें एक तो हिमालयन फुट हिल्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, हिमालयन रीजन को। दूसरा जो आपका डेक्कन वाला रीजन है, ठीक है, डेक्कन वाला जो रीजन है उसके नॉर्थ वाले एरिया में मतलब सेंट्रल इंडिया या फिर साउथ सेंट्रल इंडिया में आपको आराम से देखने को मिल जाएगा ये जो चौसिंगा है इसकी प्रेजेंस। हैबिटाट की बात करें तो ये खुले एरिया में रहना पसंद करते हैं जहां पर ड्राई और डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल जाए। इसका मतलब रेनफॉल आपको क्या मिलेगा, कम। इसके अलावा ये ह्यूमन सेटलमेंट को अवॉइड करते हैं और जिन एरियाज में कुत्ते होते हैं चाहे वो जंगली हो या फिर डोमेस्टिक हो, उन एरियाज को अवॉइड करते हैं क्योंकि वो इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए जानना जरूरी था फोर हॉर्न्ड एंटीलॉप के बारे में। और ये हमें ध्यान रख लेना है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जिसका पुराना नाम नौरादेही सेंचुरी है, ये कहां पर है, ये आपका मध्य प्रदेश में चला गया। तो ये बेसिक चीजें हैं, हमें बिल्कुल भी ध्यान मतलब बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। ठीक है, चलिए फिर ईगल आउल। अब आप देखो ये उल्लू है पर इसका हंट करने का आप फोटो से आइडिया लगा सकते हो कितना ज्यादा डेंजरस होगा ये। हुआ क्या है वो समझते हैं। हुआ ये है कि जो महाराष्ट्र है ना, वहां पर जो पेंच टाइगर रिजर्व है वहां पर पहली फोटोग्राफ रिकॉर्ड की गई है ईगल आउल की। वैसे तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आराम से मिल जाएगा आपको, और ये एक तरीके के नॉक्टर्नल होते हैं। उल्लू तो नॉक्टर्नल ही होता है, रात को निकलता है अपने शिकार पर, अपनी लाइफ जो है वो रात को ही जीते हैं। इसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है बुबो निपेलेंसिस। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है, ये आपको याद रख लेना है, स्पॉट बेलीड ईगल आउल भी इसको बोल दिया जाता है। अब ईगल आउल तो नाम आ ही रहा है इसके नाम में। IUCN में ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है और साइट्स में ये अपेंडिक्स सेकंड में है। इसका मतलब ज्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन का वो तो इतना खतरा नहीं है, बट स्टिल आप यहां पर देख सकते हो कि साइट्स में इसके इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए अच्छा खासा प्रोविजन कर रखा है। हैबिटाट की बात करें तो ये डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेगा और डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिलेगा तो वो मॉइस्ट वाला। इसका मतलब ये हो गया कि इनको आप वहां पे पाओगे जहां पर रेनफॉल ठीक ठाक मिल जाए या फिर कोई वाटर बॉडी के आसपास में इनकी प्रेजेंस आपको मिल जाएगी। अच्छा, हमने एंटीलोप की बात अच्छे से नहीं की थी। IUCN की रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में डाला हुआ है, ये पॉइंट हमारा बच गया था, ध्यान रख लेना। ठीक है, ईगल आउल की बात करें तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पूरे में मिलता है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं, ठीक है, थाईलैंड, वियतनाम, ओके, मलेशिया, इंडोनेशिया, इधर भी मिल जाता है। ये बहुत साइज में बड़ा होता है, अदर जो आउल होते हैं उनके कंपैरिजन में पावरफुल होता है, और प्रिडेशन जब शिकार करने निकलता है ना, तब ये मानो मतलब शिकार करके ही आता है उल्टा, और करता कब है, रात के टाइम पे, इसलिए इसको बोला क्या गया है, घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट। अब करता क्यों है, अब सीधी बात है, रात को कोई आकर के अगर अटैक करे किसी पे तो यूं कहा जाए ना भूत ने अटैक कर दिया, तो उस एस्पेक्ट में घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट बोल दिया गया ईगल आउल को। प्रे खाता क्या है, गोल्डन जैकल, ठीक है, कुत्ते की तरह दिखने वाला जैकल, ओके, लगड़ा वग्गा, उसको खत्म कर देता है आराम से। इसके अलावा हेयर, ठीक है, खरगोश टाइप, सीवेट, बिल्ली की स्ट्रक्चर का जो एनिमल होता है वो। इसके अलावा सिवेरोटाइन, ये सारे, इनकी साइज छोटी नहीं होती है बट फिर भी इसकी पावर जो है वो जबरदस्त है, इजीली हंट कर लेता है ये। IUCN में तो ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में और साइट्स में अपेंडिक्स सेकंड में। इसका मतलब ये है कि प्रोटेक्शन तो है बट उतना ज्यादा हेक्टिक वाली नहीं है या फिर इतने ज्यादा टाइट वाले रेगुलेशंस नहीं है। चलो फिर नीलगिरी टार की बात कर लेते हैं। नीलगिरी टार न्यूज में क्यों है, पहले तो वो देखते हैं। अभी क्या एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा गया है कि जो प्रोजेक्ट नीलगिरी टार है ना, इसमें क्या है कि तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है इस प्रोजेक्ट नीलगिरी टार के चलते। और इसमें क्या हो रहा है, जो मुखुर्ती नेशनल पार्क है तमिलनाडु का, उसमें बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है इकोलॉजी की प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अच्छी बात है, नीलगिरी टार के बारे में हम जान लेते हैं। नीलगिरी टार को बोलते क्या है,
नीलगिरी आइबेक्स भी बोलते हैं, ये बकरी की एक स्पीसी है, यू मानो, राइट। IUCN में इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला हुआ, इसका मतलब ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको शेड्यूल फर्स्ट में, दैट मीन्स हाईएस्ट प्रोटेक्शन इसको दिया हुआ है, ये हमें ध्यान रख लेना है। साथ ही साथ जो एडल्ट मेल्स हैं वो जब बड़े हो जाते हैं ना, तो उनकी बैक पर यहां पर आपको ग्रे एक तरीके से शेड दिख जाएगी, इसलिए उनको जो एडल्ट मेल्स है ना, उनको सैडल बैक भी बोल दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रख लेना है कि मेल और फीमेल के अपीयरेंस में आपको थोड़ा रेफरेंस दिखेगा। इसके अलावा तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल भी है, और मिलता कहां पर है, मिलने का तो सीधी बात है, ये पहाड़ी वाले एरिया में रहती हैं और ग्रासलैंड वाले एरिया में, जहां पर इनकी खाने के लिए घास मिल जाए। और पर्टिकुलरली देखो तो रेन फॉरेस्ट एरिया, इसका मतलब आप जब साधारण वेस्टर्न घाट की तरफ जाओगे ना, तो वहां पर आपको अच्छी खासी पॉपुलेशन इनकी मिल जाएगी इस वाले एरिया में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा नीलगिरी टावर की अगर बात करें तो ये एंडेमिक है नीलगिरी हिल्स के लिए, इसका मतलब ये लोकली टिपिकली यही मिलती हैं, इसके अलावा कहीं और आपको देखने को मिले तो बहुत रेयर है, मिलेगी ही नहीं। और सदर्न वेस्टर्न घाट का मतलब क्या हो गया, ये वाला पोर्शन आ गया आपका कर्नाटका, तमिलनाडु वाला वेस्टर्न घाट थोड़ा सा, और केरला वाला वेस्टर्न घाट, ये वाला एरिया आपको मिल जाएगा। थ्रेट क्या है इनको भाई, नुकसान क्या है जिसकी वजह से इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला हुआ है। सबसे पहली चीज तो हैबिटाट लॉस, लगातार पॉपुलेशन राइज होने की वजह से आप क्या कर देखते हो वहां पर कि लोग जो है वो लाइव स्टॉक को रखने के चक्कर में आसपास के एरिया को कैप्चर करते चले जा रहे हैं। दूसरा, इलीगल पोचिंग, इलीगल हंटिंग हो रही है इनकी। तीसरा, ये पॉपुलेशन वाइज देखें तो बहुत छोटी पॉपुलेशन इनकी आपको दिखेगी, और रहते भी बहुत ज्यादा आइसोलेटेड है। तो कल को ना अगर कोई डिजीज या किसी भी तरीके की कोई डिजास्टर आ गई ना, फिर पूरी पॉपुलेशन एकदम से खत्म हो सकती है। इस वजह से भी इनको ज्यादा प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। और क्लाइमेट चेंज तो एक सच्चाई है ही, क्योंकि माउंटेन रीजन में, पहाड़ी वाले एरिया में जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर वेरिएशन दिखता है। अब उस टेम्परेचर वेरिएशन में खलल डालेगा क्लाइमेट चेंज, तो अब आप बताओ इनके हैबिटेट में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं। तो ये कई कारण है जो कि नीलगिरी टाहर्स के लिए थ्रेट है। मिनियोप्टेरस श्रीनी, ठीक है, ये स्पीसी किसकी है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, ये चमगादड़ की स्पीसी है, बैट की स्पीसी है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, ये क्या है, क्यों न्यूज में आई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, ये चमगादड़ की नई स्पीसी डिस्कवर हुई है। कहां पर, कर्नाटका का जो कोडागु डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर एक गुफा है एक पर्टिकुलर रीजन में, उस रीजन का नाम है मोकुटा रीजन, ठीक है। वैसे देखा जाए मैप वाइज तो आपका जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया ना, वहां पर आप देख सकते हो मोकुटा रीजन में केव है, और केव्स में रहना पसंद करते ही है चमगादड़। तो वहां पर ये नई चमगादड़ की स्पीसी मिली है जिसका नाम रखा गया है मिनियोप्टेरस श्रेणी। मिनियोप्टेरस अगर वर्ड आ गया तो मोटा मोटा आप चमगादड़ समझ लें, ठीक है। ये डिस्कवरी किसने की, किस तरीके से हुआ, तो यहां पर देखा जाए तो एक तो डॉक्टर प्रोफेसर भार्गवी, एक आदित्य श्रीनिवासलू, ये मदर है, ये सन है, ठीक है। इन दोनों माँ बेटों ने मिलकर के ये डिस्कवरी की है। और नाम जो दिया है इस पर्टिकुलर बैट का, ये प्रोफेसर भार्गवी के जो हस्बैंड थे प्रोफेसर श्रीनिवासलू, उनके नाम पर ये नाम दिया गया है। तो ऐसे में मिनियोप्टेरस श्रेणी ये नाम हो गया। अब आप देखो, ये जो बैट है ना, इस बैट को किस कैटेगरी में डाला गया है, ये बैंट विंग्ड बैट्स हैं। इसका मतलब ये कि ये जब उड़ते हैं ना, तब इनके पंख बहुत फैल जाते हैं, और जब ये रेस्ट करते हैं ना, तो उस टाइम पर इनके पंखों को ये सिकोड़ लेते हैं, मुड़ जाते हैं, बेंट हो जाते हैं, इसलिए इनको बेंट विंग्ड बैट्स बोल दिया गया, राइट। इनकी 4 स्पीसीज का तो देखो इंडिया में पहले से पता था, अब एक और नई स्पीसी का पता पड़ गया, ये आपकी जो मिनियोप्टेरस श्रेणी है। तो टोटल संख्या कितनी होगी, 5, ठीक है। इसके अलावा ये कहां पर मिले हैं, किस तरीके से मिले हैं, वो बात करें तो वेस्टर्न घाट वाले रीजन में मिले हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब आप इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करें तो देखो, ये इसकी जो एक हैबिट है, जो ये हैबिटाट है इसकी केव में जब रिसर्च हुई तो ये स्मॉल साइज में, वैसे देखा जाए तो साइज में तो छोटे हैं, बट साथ ही साथ ये एक बड़े कॉलोनी ग्रुप में रहते हैं, मतलब एक गुफा में बहुत सारी संख्या में एक साथ रहते हुए मिलेंगे ये मिनियोप्टेरस श्रेणी नाम का जो आपका बैट है। इसकी यूनिकनेस मैंने बताई कि इनके जो विंग्स है, पंख, वो बहुत बड़े होते हैं। इवन आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो बॉडी की साइज है ना, उसके कंपैरिजन में इनका
जो साइज है वो मोटा मोटा आपको कितना देखने को मिलेगा, बॉडी की साइज का 2.5 गुना। अब आप देख लो 2.5 गुना साइज का अगर पंख होगा तो वो जब भी रेस्ट करेगा तो पंखों को बेंड करना पड़ेगा कि नहीं, मोड़ना पड़ेगा कि नहीं। इसके अलावा रिसेंट टाइम में इंडियन रीजन्स की हम बात करें, हम हमारे इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर और भी कई बैट्स हैं वो हाईलाइट रहे, ठीक है। उनमें हम आप यहाँ पर देख सकते हो, अगेन ये आप जो टाइटल हेडिंग है ये तो आप ऐसे कैसे देख लो, मिनियोप्टेरिस, और उसमें फिलिप्सी और एक है पुसिलियस। इनको देखें तो ये भी आपको वेस्टर्न घाट वाले एरिया में देखने को मिल जाएंगे। अगेन ये भी बैट्स की स्पीसीज है। इसके अलावा जो मिनियोप्टेरिस पुसिलिस है, इसकी प्रेजेंस आपको निकोबार आइलैंड में भी देखने को मिल जाएगी। एक हमेशा ध्यान रखना हमें कि जब कभी भी किसी भी स्पीसी की जब हम बात करते हैं तो कोई स्पीसी अगर इंडिया की मेन लैंड पर है और उसी स्पीसी की ब्रांच एक आपको अंडमान निकोबार वाले एरिया में मिले, तो सीधी बात है इनके बीच में ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस मिलेंगे कि नहीं, और उसके चलते फिर बाद में इनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी भी मिलेगी कि नहीं। तो यही पॉइंट यहाँ पर है कि अंडमान रीजन में जो बैट्स मिलते हैं उनका आप एस्पेक्ट स्टडी करो, और दूसरी तरफ आप मेनलैंड इंडिया के बैट्स लो, तो उनकी आप स्टडी जब करोगे ना तो आपको जेनेटिकल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जो कि मोर और लेस उनकी अपीयरेंस, उनका कार्नियल स्टडी का मतलब होता है मोटा मोटा कि आप हेड की जो स्ट्रक्चर होती है ना उसकी जब स्टडी करते हो तो उसको कार्नियल स्टडी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको डिफरेंस मिलेंगे। इसके अलावा उनका जो इकोलोकेशन, दैट मीन्स अपने प्रे को, जब वो आप देखते हो चमगादड़ रात को उड़ता है तो किस तरीके से इंसेक्ट्स को खा जाता है, ठीक है, तो वो टारगेट कैसे करता है, इको लोकेशन के आधार पर अपने माउथ से अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो टकरा करके इनके पास वापस आता है और उसको सेंस करके डिस्टेंस कैलकुलेट करके फिर हंट करते हैं। इसके अलावा इनकी जेनेटिक स्टडी में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया में अब टोटल जितने भी बैंड विंग्ड बैट्स थे उनकी पहले 4 स्पीसीज थी, अब वो बढ़ करके होगी 5। एक तो ये ध्यान रख लेना है। इसके अलावा इंडिया में टोटल बैट्स की स्पीसीज कितनी हो गई, 136। देखो बैट्स में ये हम बात कर रहे हैं बैंड विंग्स की है, जो अपने पंखों को मोड़ कर रखते हैं। बाकी और जो बैट्स हैं उनकी टोटल स्पीसीज इंक्लूड करके चले तो 136 के लगभग स्पीसीज इंडिया में मिल जाएंगी आपको। नाम किसके नाम पर पड़ा ये मैंने अब आपको बता दिया, प्रोफेसर सी श्रीनिवासुलु, ठीक है, जो कि प्रोफेसर भार्गवी के हस्बैंड थे, ठीक है, उनके नाम पर ये नाम रखा गया है, ठीक है जी। इसके अलावा देखा जाए बैट्स जो हैं ये मैमल्स होते हैं, दैट मीन्स इनकी जो भी ऑफ स्प्रिंग होती है वो माँ से दूध पीती है, अगर एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो मैमेलियन डाइवर्सिटी है, जो मैमल स्पीसीज होती हैं उनमें रेट्स और माइसेस, मतलब चूहे और ये छोटे होता है ना, इनकी जो डाइवर्सिटी है ना उसके बाद में नंबर 2 पे मैमेलियंस में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको बैट्स में मिलेगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसके अलावा ये जो इंसेक्टिवोरस, दैट मीन्स इंसेक्ट्स को खाकर के सर्वाइव करने वाले जो बैट्स होते हैं ना, इनके पास में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। कैसे, जैसे कोई कैश क्रॉप आप ग्रो कर रहे हो तो वहां पर ये अपनी तरफ से उस कैश क्रॉप की ग्रोथ को इंश्योर करने में हेल्प कर देते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इनके पास में एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पॉलिनेशन में इनका रोल अच्छा खासा रहता है और बीमारियों को फैलाने में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है ना कि डिजीज जो है वो नो डाउट एक अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली एक कंडीशन है, बट दूसरी तरफ देखा जाए तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में भी तो डिजीज हेल्प करती है ना, तो वो एक पॉइंट भी यहाँ पर इकोलॉजिकल एस्पेक्ट में देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट आपके सामने इंपॉर्टेंट स्पीसी है, दैट इज कर्क्यूमा काक्चिंग गेंसे, ठीक है, काक्चिंग गेंसे, कर्क्यूमा काक्चिंग गेंसे। अब कर्क्यूमा अगर वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब आप बात कर रहे हो टर्मरिक, जिंजर, दैट मीन्स आप हल्दी, अदरक, इनकी बात कर रहे हो, उस पर्टिकुलर फैमिली की आप बात कर रहे हो। और ये जो नाम दिया गया है कर्क्यूमा काक्चिंग गेंसे, ये नाम काक्चिंग गेंसे जो है ये बेसिकली मणिपुर का एक डिस्ट्रिक्ट है काक्चिंग, उसके आधार पर दिया है। तो पॉइंट है कि ये जो नई स्पीसी मिली है टर्मरिक की, हल्दी की नई स्पीसी, ये कहां पर मिली, मणिपुर के काक्चिंग रीजन में। ध्यान रखें ये एक एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म का मतलब फ्लावरिंग प्लांट, फूल आते हैं इसके और साथ ही साथ ये फूल का ही फिर बाद में एक तरीके से फ्रूट में कन्वर्जन होता है, ठीक है। मिला कहां, मणिपुर में। अच्छा, IUCN की रेड लिस्ट में
इसके बारे में डिटेल्स ज्यादा अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनको किसी थ्रेट से या कोई खतरा है तो उसका पता लगाना अभी तक देखो पॉसिबल है नहीं। बट मोटी बात करें तो अभी मोरलेस ये डिस्कवरी अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा इनका ये जो अपीयरेंस है, यहाँ पर आप देखो किस तरीके से लार्ज टर्मिनल इनफ्लोरोसेंस अपीयरेंस दिखाई दे। ये प्लांट है ना, ये हाइट में बहुत ज्यादा होता है, बताया जाता है लगभग 8 फीट तक की हाइट ये ले लेता है। इसके अलावा थाईलैंड में भी करक्यूमा नाम के बहुत सारे प्लांट्स मिलते हैं। अभी हम देखेंगे कि वर्ल्ड में जितनी डिफरेंट करक्यूमा नाम के स्पीसीज मिलती है ना, उनमें सबसे ज्यादा आपको थाईलैंड में मिलेंगी। तो थाईलैंड के अंदर जो करक्यूमा नाम से स्पीसी मिलती है उसका नाम है, यहां पर आप देख सकते हो, करक्यूमा 1 सेकेंड, यस, करक्यूमा, ये देखिए फेरिया वन, ठीक है। इसके आसपास की रिजेम्बलेंस दिखा रहा है ये आपका करक्यूमा कागजिंग एनसे, ठीक है। तो ऐसे में ये टर्मरिक की नई स्पीसी इंडिया में मिली है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और वैसे देखा जाए तो ये जो करक्यूमा नाम की स्पीसीज है, इनकी अभी तक की टोटल 93 रिकॉर्डेड नेम्स थे अलग अलग। अब एक और नाम ऐड हो गया तो टोटल अब कितनी होगी संख्या करक्यूमा नाम से? 94, जिनमें से इंडिया में आपको 42 मिल जाएंगे और सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको थाईलैंड में अराउंड 67। ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं मैंने बताया आपको, ये एंजियोस्पर्म है। दैट मीन्स ये प्लांट फ्लावर एंड फ्रूट बियरिंग प्लांट्स हैं। और किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये आ जाते हैं आपके जिंजीबेरेशिया में कौन कौन आते हैं? करक्यूम आ गया, जिंजर आ गया, कार्डमोम आ गया, ये सारा इसमें इंक्लूडेड कंसिडर किया जाता है। अपीयरेंस कैसी होती है? देखो, इसका जो राइजोम होता है उसकी जो अवती लेयरिंग आप उतारोगे ना, तो उसके बाद में आपको लेमन येलो अपीयरेंस दिखेगी। और इसको टेस्ट करोगे तो टेस्ट कैसा आएगा? बिटर टेस्ट आएगा, ठीक है। चलिए जी, ये मिला कहाँ? मणिपुर में। और मणिपुर में भी किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की हमने बात की? कैंगचिंग वाले एरिया में। और वहां पर एक रिवर फ्लो होती है जिसका नाम है शिंकमई। ये नाम याद रख लेना भाई, बहुत ढूंढ ढांड करके निकाल करके ये नाम लिखे हैं मैंने आपके लिए, ठीक है। तो शिंकमई रिवर है, उसके किनारे पे मिला था। इसके लिए पॉसिबल थ्रेट का भी आइडिया नहीं है क्योंकि IUCN में भी इसको डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में डाला हुआ है, तो अभी इसके बारे में इतना आइडिया है नहीं। और रीसेंट करक्यूमा नाम से और जो नेम्स मिले हैं इंडिया में, उनकी बात करें तो एक तो है आपका शोनपात्रा, ठीक है, शोनपात्रा। और एक आपकी मिली है रिसेंट टाइम में, रिसेंट का मतलब मैं 20-30 साल की बात कर रहा हूं, इसमें रुब्रो ब्रेक्ट्रेटा, ठीक है, ब्रेक्ट्रिएटा। ये दोनों नाम और याद रख लेना और इसमें नाम पहले लगा दो करक्यूमा, ठीक है। करक्यूमा शोनपात्रा और करक्यूमा रुब्रो ब्रेक्टिएटा, डन। इनकी खोज भी हुई और अब ये नई खोज और हो गई कैंगचिंग एनसे, डन। अब बात आती है कि इसका यूज क्या है। देखो, मसाले की तरह यूज हो सकता है खाना बनाने में, हल्दी की तरह यूज हो सकता है आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन में, स्पाइसेस, डाई, कलर वलर में, परफ्यूम बनाना, कॉस्मेटिक बनाना। और इस तरीके से ब्यूटीफुल प्लांट है तो वैसे भी ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे भी काम में आ सकता है। तो ये मल्टीपल यूसेज हो जाएंगे इसके। तो ये एक आपकी स्पीसी हो गई। फिर नेक्स्ट आती है आपकी आइस्टेशिया वेनुई। ये भी फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। मिला कहाँ? ये देखो, आपका जो वेस्ट बंगाल में हावड़ा रीजन है ना, वहां पर आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन है, ठीक है, बोटेनिक गार्डन है। वहां पर ये एस्टेशिया वेनुई ये प्लांट डिस्कवर हुआ है। ये क्या शो करता है भाई? सीधी बात है, इस रीजन में बायोडाइवर्सिटी अच्छी खासी है और इसका यूज क्या हो सकता है? अगेन ऑर्नामेंटल और मेडिसिनल पर्पस के लिए इसका यूज किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट स्पीसीज थी इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमने कवर की। इसके बारे में ज्यादा कुछ डिटेल मैंने निकालने की कोशिश की तो मिली नहीं मुझे, जितना मिला मैंने निकाल के आपको दिया, ठीक है। तो याद रख लेना भाई, पूछा जा सकता है कि आइस्टेशिया वेनुई रिसेंटली न्यूज में था, क्या है? तो आप बता सकते हो फ्लावरिंग प्लांट है जो वेस्ट बंगाल में डिस्कवर हुआ है, सिंपल। अब देखो, हम सबसे पहले मार्सुपियल्स की बात कर लेते हैं। देखो, मार्सुपियल्स होते कौन है? इनके बारे में हमें एक तो ये ध्यान रखना है कि इनकी एक यूनिक हैबिट है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। जैसे कि आपने कंगारुओं के बारे में देखा होगा कि ये जब बच्चे पैदा करते हैं तो इनके वॉम्ब से, इनके गर्भ से, फीमेल के वॉम्ब से जो बच्चे निकलते हैं वो
फुली मेच्योर्ड नहीं होते, या फिर ये कहें कि फुली डेवलप्ड नहीं होते हैं, वो अनडेवलप्ड यंग को पैदा करते हैं। फिर उसके बाद में जो बच्चा होता है छोटा, है ना, जो बिल्कुल भी एक तरीके से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर सकता, उसको फिर फीमेल क्या करती है, इस तरीके के अपनी बॉडी में ये पाउच होते हैं, देखो इनके, ठीक है, और इन पाउचेस में फिर इनको रख लिया जाता है, ठीक है, और वहीं पर उनका नरिशमेंट होता है। तो ये जो बिहेवियर है ये मार्सुपियल्स में एक यूनिकनेस डेवलप करता है। मार्सुपियल्स बेसिकली मैमल्स होते हैं। मैमल का पता होगा आपको कि जो भी एनिमल्स मैमल के तौर पे हम कंसिडर करते हैं, तो बेसिकली एक तो बच्चे जो पैदा करते हैं वो लाइव बर्थ देते हैं, पहली चीज तो। दूसरा, फिर उनको अपनी ही बॉडी से मिल्क फीड भी करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम ह्यूमन की बात कर सकते हैं, तो मैमल है, राइट। इसी तरीके गाय, बकरी, ये सब मैमल्स हैं। तो ऐसे में एक हमें ध्यान रख लेना, एक तो एक इनकी जो मार्सुपियल्स होता है, इनकी यूनिक रिप्रोडक्टिव मेथड होती है, जो कि हमने देख लिया, और ये बहुत डाइवर्स एरियाज में भी आपको रहते हुए मिल जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि इनकी बॉडी का साइज, इनका जो अपीयरेंस है, ये आपको अलग अलग एरियाज में अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। ये रह सकते हैं फॉरेस्ट एरिया में भी, ये डेजर्ट एरिया तक भी सर्वाइव कर सकते हैं। अब आप देख लो कितना ज्यादा डाइवर्स एडेप्टेशन कैपेसिटी है इनकी, ठीक है। इसके अलावा जब बच्चा एक बार पैदा हो जाता है तो उसके बाद में इस पाउच में रख लेती है ना फीमेल्स, फिर वो वहीं पर नरिशमेंट गेन करता रहता है। हाँ, फिर उसके बाद में कई और चीजें भी वहां पर बिहेवियरल वेरिएशन दिखाई देती हैं, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो पॉइंट क्या है कि वो अपने पाउच में लगातार उसको ग्रो करती रहती है जब तक कि वो मेच्योर एनफ ना हो जाए, जिससे कि वो इनकी तरह ओपन सराउंडिंग में सर्वाइव कर सके। कंगारूज की बात करें, अब अगर इनकी हम एक एक स्पीसी की बात करें तो उनमें मेजर जो है उनकी हम डिटेल देख लेते हैं। कंगारू हर्बीवोरस है, दैट मीन्स घास फूस खा करके सर्वाइव रह सकते हैं, और ये जंगल से लेकर के ग्रास लैंड तक सर्वाइव कर सकते हैं। आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे कंगारू किस तरीके से कई मतलब कुत्तों को इनको पकड़ लेते हैं, ठीक है, और ये हिट भी जबरदस्त तरीके से करते हैं। अच्छा, एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि कंगारू की जब बात आती है तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को हम कैसे भूल सकते हैं। हम देखो क्रिकेट के थोड़े से ज्यादा फैन है, तो क्रिकेटर्स को कंगारू बोल दिया जाता है। और एक जमाना था 2003 वर्ल्ड कप जब ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, उस टाइम पे तो आप मान के चलो मतलब एक अलग ही ऑरा था ऑस्ट्रेलिया का टीम का, है ना। और वर्ल्ड कप जीता था तो वो अलग अलग प्लेयर्स जो थे वो कंगारू अपने साथ लेकर के आए थे, है ना। कंगारू का वो एक तरीके से आपका एक कह सकते हैं टेडी बियर टाइप, राइट। इसके अलावा कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नेटिव है, मिलते तो है और कहीं पर भी, बट आपको मेजरली नेटिव कहाँ के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के, ये हमें ध्यान रख लेना है। इसके अलावा देखा जाए कोलाज देखो क्या है, ये हर्बीवोरस है एंड मैमल्स है। मैमल और हर्बीवोरस में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये खाते क्या है, यूकैलिप्टस खाते हैं। सफेदा जो होता है ना, जो मतलब मोर और लेस कोई जानवर खाता ही नहीं होगा, वो ये कोलाज जो है ना वो इसको खा जाते हैं। अब आप देख लो, और ये भी ऑस्ट्रेलिया के नेटिव है, ऑस्ट्रेलिया से ही ओरिजिनेटेड कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा ओपोजम्स है, ये भी हर्बीवोरस मैमल्स हैं, और इनका एक बड़ा यूनिक अपीयरेंस की बात करें ना, तो ये अपने आप में एक अपनी हेयरलेस टेल, लंबी इनकी पूंछ होती है, ठीक है, जिसपे बाल नहीं होते, है ना। अब इस चीज को हम थोड़ा सा इस इमेज से देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ओपोजम, ये है इसकी पूंछ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर कंगारूज की हमने बात की है, कंगारू इस तरीके से होता है, ठीक है। वैसे तो इसके 4 लिम्स हैं, बट यहाँ पर मेनली बैठना उठना 2 लिम्स पे है, 2 लिम्स हाथों की तरह यूज करते हैं, है ना, इस तरीके से जंप करके चलते हैं ही, ओके। इसके अलावा देखा जाए ओपोजम की बात हमने करी ली यहाँ पे, और कोआला ये देखो ये रहे, यूकैलिप्टस को खा करके सर्वाइव करते हैं, ओके। इसके आगे देखा जाए तो इनकी जो ओपोजम है, इनकी यूनिकनेस हमने देख ही ली, और इनके पास में एक बड़ी यूनिक एबिलिटी है ओपोजम्स के पास में। क्या होती है, अगर इनको कोई भी थ्रेट आता है ना, कोई भी इनका प्रेडेटर इनकी तरफ अटैक करने वाला होता है, तो ये एक तरीके से डेड की तरह वहां मतलब पड़ जाते हैं, है ना, ग्राउंड पे फैल जाता है कि हाँ जी हम तो मरे हुए हैं, हमें क्या मारोगे आप। इस तरीके का जो बिहेवियर, इसको प्लेइंग पॉजम बोला जाता है, ठीक है। तो ये बिहेवियर ओपोजम में आ जाता है। अब यहाँ पर बिहेवियर्स को भी देखो जानना जरूरी है, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में यूपीएससी ने इन पॉइंट्स को भी पिक किया है ना। और ओपोजम्स की बात करें तो ये मेजरली या प्राइमरीली आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएंगे। वैसे ये तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि मार्सुपियल्स की अगर नेटिव पोजीशन की बात करेंगे, नेटिव वो कहाँ के हैं, तो ऑस्ट्रेलिया आपको बार बार मिलेगा। फिर आ जाओ तस्मानियन टाइगर्स,
देखो इनकी अपीयरेंस है ना, वो नॉर्मल डॉग की तरह दिखेगी, है ना, नॉर्मल डॉग की तरह। बाकी इनका नाम दूसरा तस्मानियन वोल्फ भी बोला जाता है, और ये कार्निवोरस है। कार्निवोरस का मतलब आप समझते हैं कि वो एनिमल्स को खा करके फिर सर्वाइव करता है, राइट। ये माना गया है कि ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के जंगलों से, ठीक है। इसके पीछे कई कारण बताए गए। एक तो क्या है, हंटिंग, एक बहुत सारी बीमारियां, और एक ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में इसकी एंट्री हो गई डिंगो की, और इसकी वजह से कंपटीशन होने लग गया तस्मानियन टाइगर्स का। अब सीधी बात है, डिंगो अगर ज्यादा स्मार्ट है तो तस्मानियन टाइगर्स का सर्वाइवल मुश्किल होगा कि नहीं, तो ये एक फैक्टर है, ठीक है। तो ये मेजर हमारे पास में 4 इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो मार्सुपियल्स की स्पीसीज थी जिनके बारे में हमें ध्यान होना ही चाहिए, और इनका बिहेवियर भी आप देखो किस तरीके से अपने आप में यूनिक है। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखो ये विविपोरस है। विविपोरस का मतलब सिंपल सा होता है कि जो भी स्पीसी लिविंग यंग्स को जन्म देती हैं वो विविपोरस की कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है। अंडे देने की बजाय अगर लिविंग यंग को पैदा कर रही है, और वो भी किस कंडीशन में, अनडेवलप्ड कंडीशन में। जैसे कि मैंने बताया कि एक तो होता है कि बच्चा पूरा एकदम डेवलप हो गया, अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है, तब बच्चा बर्थ ले रहा है ना। और एक बच्चा अभी कच्चा ही है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, पर उसको जन्म दे दिया जाता है, फिर उसको पाउच में रख करके और फिर उसको नरिशमेंट दिया जाता है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये जिनमें होता है वो विविपोरस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रख लेनी है, ये जो छोटे बच्चे पैदा हो जाते हैं, ठीक है, जो कि प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, अभी माँ के पाउच में रहेंगे, उनको जॉयस बोल दिया जाता है। ये नाम बड़ा यूनिक है, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना है। इसके अलावा जेस्टेशन पीरियड बहुत कम है, गर्भ धारण की जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, क्योंकि गर्भ धारण का मतलब पेट के अंदर वॉर्म में जो बच्चा है वो तो जल्दी निकल जाता है ना बाहर, इसलिए वो ड्यूरेशन शॉर्ट दिख गया। इसके अलावा यंग जो पैदा हो जाते हैं फिर उनको पाउच में रखा जाता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बच्चों को फीड करने के लिए प्लेसेंटा का डेवलपमेंट नहीं रहता। अब आपको पता है पेट में जब बच्चा होता है तो उसको अपनी माँ से जो भी नरिशमेंट मिल रहा होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। अब यहाँ पर बच्चा तो बहुत कम मेच्योरिटी के साथ में पैदा हो जाता है ना, तो ऐसे में प्लेसेंटा बिल्कुल खत्म है। अब बच्चा रखा कहा जा रहा है माँ के द्वारा अपने पाउच में, और उसी पाउच में वहां पर नरिशमेंट दिया जाता है माँ की तरफ से। सो द पॉइंट इज कि प्लेसेंटा कहीं ना कहीं मिसिंग है, ये हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए कि इनका हैबिटाट तो आप देख सकते हो कि फॉरेस्ट एरिया से लेकर के डेजर्ट एरिया तक भी मिल जाता है। इसका मतलब इनका इकोलॉजिकल नीश है वो भी बहुत ज्यादा डाइवर्स है, जहां पर बहुत सारी वेजिटेशन से लेकर के ग्रासलैंड से लेकर के डेजर्ट, जहां पर बिल्कुल भी वेजिटेशन या बहुत कम वेजिटेशन मिलेगी, ज़ेरोफाइट्स मिलते हैं, वहां पर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। और उसी साथ साथ में इनकी बॉडी का साइज, शेप, उसमें भी वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएंगे। भाई सीधी बात है, किस तरीके के नीश में, किस तरीके के हैबिटाट में आप रह रहे हो, उसका सीधा असर हमारे फिजिकल डेवलपमेंट पे देखने को मिलता है। वही चीज यहाँ पर इनके ऊपर भी, मार्शुपियल्स पे भी अप्लाई होती है, ठीक है। आगे बात करें तो इनके पेक्युलर बिहेवियर जो बिल्कुल टिपिकली इनके द्वारा ही शो किए जाता है, जैसा कि हमने ऑलरेडी बात कर ली कि एक तो इनके पास में पाउच है ना। पाउच में जब बच्चे रहते हैं तो शुरुआती तौर में तो क्या हो रहा है कि बच्चा माँ के पाउच में रहेगा और फिर वहीं से अपनी नरिशमेंट गेन करेगा, बट धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ में फिर वो नॉर्मल एनवायरमेंट में भी तो आना जाना शुरू करेगा ना, तो वो क्या करता है, पाउच से बाहर निकलता है, फिर आसपास में थोड़ा सा घूम फिर करके फिर वापस पाउच में घुस जाता है। तो ये जो बिहेवियर होता है ना, इसको पाउच इमर्जेंट या पाउच एग्जिस्टिंग बोला जाता है, ठीक है, याद रख लेना हमें। इसके अलावा इनके पास में इनकी जो ये मार्सुपियल्स होते हैं, इनके जो दांत होते हैं ना, इनकी बनावट बड़ी यूनिक है ना। इनके पास में डिस्टिंक्टिव डेंटिशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे के जो दांत हैं, है ना, जिनसे आप किसी वेजिटेशन को काट सकते हो, उनकी स्ट्रक्चर कैसे दिखेगी, छेनी जैसी, मतलब सिजिल, जैसे आपने देखा होगा कैसे लकड़ियों को काटने के लिए हथौड़ी और छेनी का यूज किया जाता है, तो वो एकदम से टाइट जो भी आप कह सकते हो लकड़ी वाला जो स्ट्रक्चर है उसको भी ये चबा जाते हैं अच्छे से, है ना, शार्प होते हैं बहुत ज्यादा। इसके अलावा कई मार्सुपियल्स ऐसे हैं जो कि नॉक्टर्नल है। ये जो मैनी वाला वर्ड है ना, ये हमें ध्यान रख लेना है, इसका मतलब ऑल नहीं है, मैनी, सम बोल सकते हैं बट ऑल नहीं बोला जाएगा कि हाँ भी सारे के सारे नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल का मतलब सिंपल सा होता है कि रात के समय में ये निकलते हैं बाहर, है ना, क्योंकि दिन के समय में इनको प्रेडेटर्स का डर है, तो रात को फिर ये निकलते हैं इस तरीके से। पर वो सारे मार्सुपियल्स हैं वो नहीं निकलते हैं, ठीक है। कुछ मार्सुपियल्स ऐसे हैं
या बहुत से मार्सुपियल्स ऐसे हैं जो रात के समय में निकलते हैं। ठीक है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी बिहेवियर देखने को मिलती है, वो ये कि ये जब कम्युनिकेशन करना होता है इनको, है ना, कोई भी रास्ता दिखाना होता है, तो वहां पर इनके द्वारा सेंट मार्किंग यूज की जाती है। इनकी जो बॉडी होती है ना, जैसे उस बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स देखो, फेस हो गया, टेल हो गई, है ना, पूंछ या चेहरा, वहां पर इनके पास में सेंट ग्लैंड्स अवेलेबल होती हैं। तो ये जब भी कहीं पे मूव करते हैं तो वहां पर वो सेंट रिलीज होता चला जाता है, और उसी सेंट को फिर बाद में सूंघ करके उसको डिटेक्ट करके, और फिर बाकी जो उसके मतलब एक कुनबे के जो लोग हैं, एक फैमिली के जो लोग हैं, वो फिर साथ में आगे मूव करते चले जाते हैं। कहने का मतलब ये बड़ी यूनिक इनके अंदर एक फीचर देखने को मिलता है, मतलब कम्युनिकेशन का एक तरीका है सेंट मार्किंग। इसके अलावा देखा जाए तो इनके पास में कई कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर भी देखने को मिलता है, जैसे कि तस्मानियन डेविल की हम बात करें। तस्मानियन डेविल आपको मैं दिखा देता हूं एक बार, ये वाला, ये इधर वाले की इसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तस्मानियन डेविल, इसकी भी ये सुअर जैसा दिख रहा है ना, हल्का सा पिग्मी हॉक जैसा, राइट। अगर इसकी बात करें तो ये क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बना करके और फिर बाद में मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन भी दे देते हैं, है ना, और कई बार तो वोकल वॉइसेस भी क्रिएट करते हैं। तो उसको, ये अपने आप में कम्युनिकेशन का एक तरीका है। और ये जो ग्रुप बना लिया इन लोगों ने, है ना, जो तस्मानियन डेविल्स बना लिया करते हैं, इसको मॉब बोल दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का नाम तो बार बार आ गया, उसमें तो आपको डाउट होगा ही नहीं वैसे भी, है ना। और ऑस्ट्रेलिया के ही नॉर्दर्न रीजन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया का ही जो नॉर्थ है, वहां पर आपको, यहाँ पर एरिया में न्यू गिनिया है, वहां पर भी आपको इनकी पॉपुलेशन मिल जाएगी मार्सुपियल्स की, और अमेरिकाज में भी इनका एक्सपेंशन देखने को मिल जाएगा। बट इंडिया की बात करें तो ये नेचुरली इंडिया में नहीं मिलते हैं, और यही क्वेश्चन था शायद आपको ध्यान हो तो, राइट। तो इस तरीके से मार्सुपियल्स को हमने पूरा डिटेल में जाना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगली अपनी स्पीसी है, दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखो होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये न्यूज थोड़ी पुरानी है बट यस हमारे लिए ये स्पीसी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई भाई, जिसका टारगेट क्या है कि भाई आप सजेशन दो कि कैसे हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है उसको हम बचा सकते हैं, उनके कंजर्वेशन के ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो ऐसे में ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो ही जाती है, इसमें तो कोई डाउट वाली चीज मुझे लगता नहीं है कुछ है। अब देखो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहली चीज, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, इनका साइंटिफिक नेम क्या है? इनका नाम आपको याद रख लेना है, एर्डियोटिस निग्रिसेप्स, नंबर 1। नंबर 2, ये राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है। हाँ, जब हमारे देश की या हमारे आप कह सकते हो सरकार के द्वारा ये कंसिडर किया जा रहा था कि भाई हमारा जो नेशनल बर्ड है वो किससे बनाया जाए, तो उस टाइम पर एक कॉम्पिटिटर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी थे, गोडावन जिसको बोला जाता है, गोडावन। ठीक है, राजस्थान का ये स्टेट बर्ड भी है। अब आप देखोगे कि जहां कहीं भी गोडावन या फिर ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की प्रेजेंस दिख जाती है ना, आप मान के चलो कि वो बहुत हेल्दी इकोसिस्टम है। इनके लिए कहा जाता है कि ये फ्लैगशिप स्पीसी है ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो। अब आप देखो खुद यहाँ पे घास के मैदानों में रह रहा है, और अगर यहाँ पर घास के मैदान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये मान के चलो कि वो इकोसिस्टम हेल्दी है, वहां पे बाकी एनिमल्स भी अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में रहना पसंद करते हैं। ज्यादातर अगर इनकी पॉपुलेशन की एक्सपेंशन की हम बात करें ना, तो वो आपको राजस्थान और गुजरात में मेजरली देखने को मिल जाएगी, और उसके अलावा भी कुछ पॉपुलेशन आपको महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल जाती है। तो ऐसे मेजरली तो देखो पॉपुलेशन कन्फाइनमेंट कहाँ पर आ रहा है, राजस्थान और गुजरात में, और इनकी बॉर्डर शेयर किसके साथ होती है, पाकिस्तान के साथ में, तो पाकिस्तान तक भी इनका माइग्रेशन बना रहता है। इसके अलावा इसको खतरा क्या है, देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को, सबसे पहली चीज तो क्या है कि जिस तरीके से डेजर्ट एरिया में रिन्यूएबल एनर्जी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम लगा रहे हैं, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं जिसमें सोलर एनर्जी है, ठीक है, या विंड मिल्स हैं वो लगा रहे हैं, और फिर उसके बाद में उनके ट्रांसमिशन के लिए आप वहां पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए बड़े बड़े वायर्स भी आप डाल रहे हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कॉलिजन की। तो वहां पर वो कॉलिजन के चलते इनकी डेथ हो रही है पावर लाइंस के साथ में, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोक्यूशन या इलेक्ट्रिक झटका लगना हम बोल सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान वाले एरिया में इनकी हंटिंग है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग जो है वो इनके मीट के चक्कर में इनको हंट कर लिया करते हैं। अब आप सोच सकते हो
कि एक बड़े, ये बर्ड साइज भी तो देखो आप यहाँ पर कितनी ज्यादा है, 18 किलोग्राम तक का वेट है और 3.5 फीट तक की इसकी हाइट है। और जो उड़ने वाले बर्ड्स हैं, उनमें उड़ने वाले जो बर्ड्स है ना, उनमें सबसे ज्यादा हैवीएस्ट बर्ड है, उनमें से एक है ये। अब आप सोच सकते हो इनके पास में कितना कुछ बायोमास अवेलेबल है, तो जिसको पाकिस्तानी लोग कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के चलते लगातार ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो हैबिटाट लॉस भी एक बहुत बड़ा कारण है। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि इनकी जो रिप्रोडक्शन स्पीड है ये बहुत ही कम है। 1 साल या उससे ज्यादा समय ये लेंगे, फिर कुछ अंडे देंगे और फिर कुछ उन अंडों को फिर लंबे समय तक इनको, कहते हैं ना कि आप कह सकते हो कि लंबे समय तक इनको, 1 साल क्या मतलब ये कि लंबे समय में ये अंडे देते हैं और फिर उसके बाद में 1 साल, कम से कम 1 साल उन अंडों को सेजते हैं, उनके बाहर से जो उनके बाहर जो चिक निकलते हैं छोटे बच्चे, उनकी केयर करते हैं, तब जा करके ये थोड़ा सा आगे स्कोप बनता है सर्वाइवल का। और आप देखो मेच्योर लेवल तक, मेच्योर एज तक पहुंचने में 3 से 4 साल का समय लग जाता है। तो ये चीजें शो क्या कर रही हैं कि वाकई में पहली चीज तो पॉपुलेशन के लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते, और दूसरा रिप्रोडक्शन रेट और सर्वाइवल का स्कोप ये भी कितना कम रह जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में पॉपुलेशन बहुत हद तक डिक्लाइन कर रही है ना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जो खतरा है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। और वैसे देखा जाए तो 2011 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड में डाल दिया था कि भाई इनकी पॉपुलेशन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रही है, अटेंशन नहीं दिया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 2018 में केवल 150 मेच्योर इंडिविजुअल्स रह गए थे GIBs की बात की जाए इंडिया में, तो ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात हो गई। फिर हम बात करें प्रोटेक्शन स्टेटस की, तो देखो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें तो देखो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला हुआ है। साइट्स जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने का काम करती है, जो भी हमारी डिफरेंट स्पीसीज है उनमें, तो उनमें अपेंडिक्स फर्स्ट, दैट मींस हाईएस्ट प्रोटेक्शन वहां पर मिला हुआ है। इसके अलावा कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज CMS की बात करें तो उसमें भी अपेंडिक्स फर्स्ट में, दैट मींस माइग्रेटरी स्पीसी तो भाई लॉन्ग फ्लाइट लेकर के ये चलते हैं, बहुत लंबा उड़ सकते हैं, तो ऐसे में इनके अपेंडिक्स फर्स्ट में एंट्री का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट प्रोटेक्शन है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की हम बात करें तो उसमें भी शेड्यूल फर्स्ट में है। इसका मतलब अगर कोई भी इनकी पॉचिंग हंटिंग कुछ भी करता हुआ दिखा तो उसको पनिशमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट दी जाएगी, बहुत ज्यादा कड़ी सजा दी जाएगी। फिर आ जाओ आप डेजर्ट नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। अब हमने जैसे देखा कि राजस्थान एंड गुजरात ये 2 ऐसे स्टेट्स है जहां पर मेजरली हमें इनकी पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की। तो ऐसे में एक तो है राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि वेस्टर्न राजस्थान में लोकेटेड है, और एक है गुजरात का कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी जिसको लाल परिजन सेंचुरी भी बोल दिया जाता है। अब आप यहाँ पर क्या देखते हो कि जो डेजर्ट नेशनल पार्क के नाम से जो एरिया, कंजर्वेशन एरिया है, वो राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, एक का नाम जैसलमेर, दूसरे का नाम है बाड़मेर। ओके, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट बन गया 1980 में, और ये मेजरली GIBs की पोजीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चिंकारा और कई और एनिमल्स भी वहां पर, मतलब कई और फौना एंड फ्लोरा आपको वहां पर प्रेजेंट मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे चिंकारा स्टेट एनिमल है राजस्थान का, इसके अलावा खेजड़ी जो कि राजस्थान का स्टेट ट्री है, इसके अलावा रोइडा जो कि राजस्थान का स्टेट फ्लावर है, ये सारे आपको राजस्थान के जो डेजर्ट नेशनल पार्क में प्रेजेंट मिल जाएंगे। फिर आ जाओ कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी की बात करें तो ये जो गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके नालिया के पास में लोकेटेड है ये, ठीक है। और इसकी एक यूनिकनेस क्या है इस पर्टिकुलर सेंचुरी की, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी की, ये स्मॉलेस्ट सेंचुरी है हमारे देश की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो देखो एक बस्टर्ड स्पीसी मिल ही रही है, इसके अलावा लेसर फ्लोरिकन भी यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि बस्टर्ड की एक और स्पीसी है, और एक मैक्वीन बस्टर्ड भी मिल जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 बस्टर्ड स्पीसी मिल जाती है, इसीलिए नाम ही यहाँ पर क्या रख दिया, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, जिसमें क्या क्या हो गए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फ्लोरिकन बस्टर्ड, या आप कह सकते हो लेसर फ्लोरिकन, और तीसरी आपकी हो गई मैक्वीन बस्टर्ड। तो ये मेजर स्पीसीज हैं बस्टर्ड की जो कि आपको कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी में देखने को मिल जाएगी। और ये ध्यान हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है कि ये स्मॉलेस्ट सेंचुरी है हमारे देश की, ठीक है। राइनोसीरस की हम बात करने वाले हैं।
ठीक है, अभी क्या होता है कि साउथ अफ्रीका में साइंटिस्ट के द्वारा जो राइनोस की पोचिंग होती है, पोचिंग का मतलब क्या है, इलीगल हंटिंग। वो किस लिए होती है? देखो जी, सीधी बात है, ये राइनोस के जो हॉर्न होते हैं ना, सींग, ये मुंह के ऊपर बने हुए, इसके लिए हंटिंग होती है, वो भी इलीगल मैनर में, है ना। तो वो जो पोचिंग हो रही है ना, उसको रोकने के लिए क्या किया गया कि इनके द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, इनके सींगों के अंदर इंजेक्ट किया गया रेडियो एक्टिव मटीरियल, जिससे कि अगर कहीं पर भी कोई इलीगल मैनर में राइनोस को हंट कर रहा है या फिर उनके सींग काट करके ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो जैसे ही उस पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे कोई नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर एग्जांपल, उसको क्रॉस करे, तो वहां पर वो रेडियो एक्टिव मटीरियल डिटेक्ट हो सके। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से पोचर्स को कंट्रोल करने का एक अप्रोच डेवलप किया गया है। तो ऐसे में अभी क्या है कि राइनोसीरस के सींग में जो ये रेडियो एक्टिव मटीरियल डाला गया है ना, इसका मेन टारगेट है कि कैसे भी करके पोचिंग को हम रोक सकें। अब देखो, राइनोज के लिए ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, इसका एक स्पेसिफिक नेम भी है, वो हमें ध्यान रख लेना है, दैट इज राइसोटोप। बहुत इंपॉर्टेंट है राइसोटोप, ठीक है। इसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटीरियल डाल रहे हैं तो वो तो हार्मफुल होता है ना। तो बट यहाँ पर जो क्वांटिटी है, जो आइसोटॉप यहाँ पर यूज हो रहा है ना, वो हार्मलेस है और स्टेबल है। इसका मतलब उससे अल्फा बीटा गामा रेज जो निकलती हैं, वो या तो बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी निकलती है जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो, है ना, रेडियो एक्टिव मटीरियल डीके करता है तो। बट उससे एक कितना इजी अप्रोच हो पाएगी डिटेक्ट करना कि कहीं पे राइनोस को गलत तरीके से मारा तो नहीं जा रहा। ठीक है, राइनोस की पॉपुलेशन कंजर्वेशन से रिलेटेड ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो राइसोटॉप वाला जो प्रोजेक्ट हुआ है, ये साउथ अफ्रीका में स्टार्ट हुआ है, साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया है। और जब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF की मीटिंग हो रही थी साउथ अफ्रीका में 2010 में, तो उस साल 22 सितंबर का दिन जो है उसको वर्ल्ड राइनो डे के तौर पे ऑब्जर्व करने की फाइनलाइज अप्रूवल भी हो चुकी थी। यहाँ जी 22 सितंबर का दिन जो रहेगा उसको हम वर्ल्ड राइनो डेज के तौर पे ऑब्जर्व करेंगे। अब राइनोस को खतरा किससे है? देखो, पोचिंग तो सबसे बड़ा खतरा है, इसमें तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो राइनोस का हैबिटाट लॉस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। हैबिटाट लॉस का तो एकदम नॉर्मल सी बात है, किस तरीके से ह्यूमन एनक्रोचमेंट बढ़ रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, तो इनके रहने की जगह खत्म हो रही है भाई। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा त्रासदी के तौर पे देखा जा रहा है। अब क्लाइमेट चेंज दुधारी तलवार की तरह काम कर रही है। जैसे कि अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के अंदर तो ड्रॉट्स ज्यादा मार रहे हैं राइनोस को। सीधी बात है, क्लाइमेट चेंज, रेनफॉल पैटर्न में चेंज, रेनफॉल कम हुआ तो वेजिटेशन नहीं ग्रो कर पाएगी, वेजिटेशन अगर ग्रो नहीं कर रही है तो फिर राइनोस खाएंगे क्या। इस वजह से अफ्रीका में तो ड्रॉट्स परेशान कर रहे हैं, और एशिया की बात की जाए तो वहां पर फ्लड्स परेशान कर रही है, जिस तरीके से अभी देख सकते हो कि हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर में किस तरीके से फ्लड आ रही है, और उस रीजन में राइनोस सर्वाइव करने के लिए तरस रहे हैं, राइट। इसके अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या बताई जा रही है, इन्वेजिव प्लांट स्पीसी। देखो, राइनोस की अपनी खुद की स्पेसिफिक डाइट होती है, वो जो भी खाते हैं हर्बीवोरस है ना, प्लांट्स को खाते हैं। बट जब इन्वेजिव प्लांट स्पीसी कोई आ जाती है तो राइनोस का जो फूड प्लांट है उसकी जगह खत्म हो जाती है, तो ऐसे में उसके लिए भी खतरा है। अब सीधी बात है, खाना नहीं रहेगा तो राइनोस कैसे सर्वाइव करेंगे। तो ये कुछ मेजर थ्रेट्स हैं जो हमें ध्यान रख लेने हैं। नहीं, आप क्या समझ सकते हो कि इन्वेजिव प्लांट स्पीसी कैसे राइनोस के लिए खतरा बन सकती है, बट एक सिंपल सा लिंक है जो आप समझ चुके हैं। इसके अलावा राइनोसीरस की बात करें तो देखो, दुनिया में राइनोस की टोटल 5 डिफरेंट स्पीसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि अफ्रीका में 2 मिलती है, ब्लैक एंड व्हाइट। एक मिलता है ग्रेट वन हॉर्न राइनो, जो हमारे इंडिया में मिलता है ना, वो वाला राइनो, इंडियन राइनो जिसको बोलते हैं वो। एक हो गया आपका जावन, एक है सुमात्रन। अब इनके बारे में हम स्टेटस की बात करें तो अफ्रीकन में तो अफ्रीकन ही नाम आ गया, और बाकी वन हॉर्न, जावन, सुमात्रन, इनकी बात करें, ये तीनों एशिया में मिलते हैं। तो मेजर पॉपुलेशन कन्फाइनमेंट यहां से क्या क्लियर हो रही है कि अफ्रीका और एशिया में राइनोस की पॉपुलेशन आपको मेजरली देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब इनकी स्टेटस देख लेते हैं IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो देखो, हमारे इंडिया में जो राइनोसीरस मिलते हैं, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, तो वो तो देखो वल्नरेबल कैटेगरी में है, और साइट्स में भी अपेंडिक्स फर्स्ट में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल फर्स्ट में डाला हुआ है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड को हाईली रेगुलेट किया हुआ है और हमारे देश में हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया हुआ है। बट यस, पॉपुलेशन वल्नरेबल है, कहने का मतलब थोड़ा सा अगर ध्यान हटा तो दुर्घटना घटने का स्कोप है, तो वहां पर हमारी गवर्नमेंट बहुत अटेंटिव रहती है। साथ ही साथ अफ्रीकन वाइनो व्हाइट की बात करें, व्हाइट राइनोस की, तो वो देखो नियर थ्रेटन्ड है, इसका मतलब ज्यादा खतरा नहीं है। बट यस,
अगर ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो वो भी आ जाएंगे खतरे में, है ना। इनकी अगर बात करें तो ये ज्यादातर आपको जो सवाना वाला रीजन है जहां पर बड़ी घास मिलती है वहां पर भी, और थोड़ी छोटी घास वाले एरिया में भी व्हाइट राइनोस मिल जाएंगे आपको अफ्रीका में। वहीं पर ब्लैक राइनोस की बात करें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं पर भी अगर क्रिटिकली एंडेंजर्ड वर्ड आ गया तो हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है ना। तो ऐसे में ये आपको कहां पर मिलेंगे, अगेन अफ्रीका में, और ज्यादातर कहां पे, जो सवाना रीजन है उसके नॉर्दर्न पोर्शन में, सहारा डेजर्ट की तरफ जो थोड़ा एरिया आ जाता है वहां पे, मतलब सेंट्रल नॉर्दर्न अफ्रीका, ये हम बोल सकते हैं। फिर आ जाओ ग्रेट वन हॉर्न एशियन, या फिर आप कह सकते हो ये सेमी डेजर्ट बोला हुआ, तो ये आपका सेंट्रल सदर्न, मतलब ये मानो कि सवाना के फ्रिंज, नॉर्थ और साउथ वाली फ्रिंज, ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएंगे अफ्रीकन ब्लैक राइनोस। ग्रेट वन हॉर्न राइनो ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इसके लिए तो ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं। असम में आप देखो, असम देखो, यूपी, वेस्ट बंगाल, यहां पर हमारे बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज है जहां पर वन हॉर्न राइनोस को प्रोटेक्शन दी हुई है। जावन एशियन राइनोस की बात करें तो ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिल जाते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, अगेन आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। और सुमात्रा की बात करें तो वो भी अगेन एशिया में, सुमात्रा, जावा, ये इंडोनेशिया के आइलैंड्स है भाई, ठीक है। तो ये भी स्टेटस और ये कंडीशन जो है मोर और लेस सेम है। तो कहने का मतलब जावा और सुमात्रन को तो याद करना मुझे लगता नहीं आपको मुश्किल पैदा करेगा, एकदम आसान है कि दोनों एशिया में मिलते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आपको मिल जाएंगे। हमें अफ्रीकन में थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, अफ्रीकन में थोड़ा सा वेरिएशन है। और वन हॉर्न राइनो तो हमारे लिए, हमारा जो ग्रेट वन हॉर्न राइनो है, एशिया इंडियन राइनो, ये हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम जानते हैं। सबसे पहली चीज, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ 5 स्पीसीज, पांचों में सबसे बड़ा है साइज में। सींग जो होता है मोर और लेस ब्लैक कलर में आपको मिल जाएगा, और स्किन जो है ना, स्किन उस पर रिंकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। इसके अलावा देखा जाए तो प्रोटेक्टेड एरियाज में यूपी का दुधवा टाइगर रिजर्व है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल में जालदपारा, और इसके अलावा गोरुमारा, ये 2 नेशनल पार्क है जहां पर आपको राइनोस की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। असम की बात करें तो असम में तो देखो राइनो कॉरिडोर भी डेवलप किया हुआ है, जिसमें मेजर जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनमें आप औरंग नेशनल पार्क देख सकते हो, ठीक है, भूरा छपरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस नेशनल पार्क, पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, औरंग नेशनल पार्क, औरंग तो वापस आ गया नाम, खैर वही चीज, कोई बात नहीं है। इसके अलावा लौखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये है मेजर। अब यहां पर हमें ध्यान क्या रखना है कि जो राइनोज हैं उनकी हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको मिलेगी काजीरंगा नेशनल पार्क में, हाईएस्ट। और वहीं पर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना, कि एरिया के हिसाब से ज्यादा संख्या कहां पर है राइनोज की, तब आपका आंसर चला जाएगा पोबितोरा। ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए थ्रेट्स, थ्रेट्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कम होना भी एक अपने आप में इसके लिए खतरा है। भाई सीधी बात है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में राइनोस की पॉपुलेशन कन्फाइन हो गई तो उनके जीन्स जो हैं वो सर्वाइवल के लिए अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में उनका सर्वाइवल, अगर कोई एडवर्स सिचुएशन हो जाती है और एकदम से खत्म हो गए तो फिर बाद में रिवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी यहां पर कहीं ना कहीं रिड्यूस्ड चल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स की। तो देखो, एक तो हमारी नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी लॉन्च्ड है, इसके अलावा 2020 में विजन राइनो भी लॉन्च हुआ था, जिसमें टारगेट ये था, लॉन्च तो 2005 में हुआ था, जिसका टारगेट ये था कि भाई 2020 तक असम के अंदर जितने भी वाइल्ड लाइफ, ये जो राइनोस के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उनमें 7 आइडेंटिफाई किए थे, और उन 7 के अंदर राइनोस की पॉपुलेशन ओवरऑल 3000 के ऊपर कर देनी है, ये टारगेट लेकर के ये मिशन लॉन्च हुआ था। इसके अलावा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी लॉन्च हुआ था, जिसमें आप देखते हो एशिया के 5 कंट्रीज, इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, ये 5 कंट्रीज है जहां पर आपको राइनोस मिल जाएंगे। तो राइनोस की कंजर्वेशन से रिलेटेड ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2019 में फाइनलाइज हुआ था। तो ये कई एफर्ट्स हैं इसका, और अगर हम लिस्टिंग करें, आगे एक्सपेंड करें, तो देखो राइनोस के कंजर्वेशन के लिए ट्रांसलोकेशन पर भी रिलाई किया जाता है। भाई सीधी बात है, पॉपुलेशन काजीरंगा में ज्यादा है, पोबितारा में आप देख सकते हो कि वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, तो ऐसे में मनस नेशनल पार्क है ना, वहां पर ट्रांसलोकेट किया गया है राइनोस को ले जाकर के कि भाई यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा राइनो कॉरिडोर की हम बात कर चुके हैं, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की बात कर चुके हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग को भी प्रमोट किया जा रहा है। इससे क्या हो कि कहीं पर पोचिंग की वजह से अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है तो एटलीस्ट हम रिवाइवल दे सकें, है ना, समझ के। इसके अलावा राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी 2019 में लॉन्च हुई, और राइनो विजन 2020, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 3000 राइनोस की पॉपुलेशन राइज कर देनी है
2005 में ये लॉन्च हुआ था। 7 प्रोटेक्टेड एरियाज जो कि असम में लोकेटेड है उनमें। डन। चलिए नेक्स्ट, अगला है पर्ल स्पॉट फिश। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसकी अपीयरेंस आप देखो, पर्ल स्पॉट, मोती की तरह इस पे दाने दाने दिखेंगे, ये देखो आप अपीयरेंस, ठीक है। दूसरा, कलर कैसा रह सकता है, कहीं पर आपको पर्ल व्हाइट कलर का दिखता है स्पॉट, और कई जगहों पर ब्लैक स्पॉट्स भी यहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इस फिश को आप नोटिस करो तो चपटी है, एकदम पिचकी हुई है। इसकी यूं विड्थ देखोगे वर्टिकली ये तो बहुत ज्यादा है, बट ये मतलब एक तरीके से हाइट कंसिडर कर लो, या फिर ये खड़ी जो चौड़ाई है वो, बट एक्चुअल में जो ब्रेड्थ है, मोटाई है, वो इनकी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में हम जानते हैं कि क्यों ये न्यूज में रहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि केरला की जो फिशरीज एंड ओशन स्टडीज से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है कुफोज, उसके द्वारा एक जीनोम एडिटिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, क्योंकि ये जो फिश है ना, ये केरला की इकोनॉमी में बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसी के चलते इसको 2010 में तो केरला की स्टेट फिश का भी टैग दिया गया था। अब क्या किया जा रहा है कि इसकी जीनोम एडिटिंग करवा करके और इसकी प्रोडक्शन को राइज करवानी है, जिससे कि वहां पर जो फिश की डिमांड है वो पूरी हो सके, ठीक है। अब ऐसे में हम जानते हैं कि इस पर्टिकुलर फिश का क्या फीचर्स हैं, क्या इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो इसका साइंटिफिक नेम, इसका नाम है एट्रोप्लस सुराटेनेसिस, ये हमें याद रख लेना है। इसको कैरीमीन भी बोल देते हैं केरला के अंदर, लोकल नेम। अब कैरीमीन नाम आ गया तो ये भी पता हमें पड़ ही गया कि हाँ जी 2010 में केरला की स्टेट फिश के तौर पे भी इसको डिक्लेयर किया गया। दूसरा, ये मेनली आपको कहां पर मिलेगी, एंडेमिक का मतलब आपको मेजरली इसकी पॉपुलेशन मिलेगी कहां पे, पेनिनसुलर इंडिया और श्रीलंका वाले कुछ पार्ट्स में, क्योंकि श्रीलंका आपको पता है केरला से ज्यादा दूर नहीं है, राइट। तो वैसे देखा जाए तो ये पर्टिकुलर एरिया में आपको मिल जाती है। इसके अलावा एक्वाकल्चर में इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, भाई सीधी बात है, इसकी जो कल्चर है, इसका मतलब ग्रोथ है ना, वो कहाँ होती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो पहले हम समझते हैं। पोकली फील्ड्स हैं केरल में। पोकली फील्ड्स क्या होते हैं, देखो ये बेसिकली अल्लपुजा, कोट्टायम, थ्रिसूर और एर्नाकुलम, ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं कोस्टल एरिया में। वहां पर जो कोस्टल वाटर रहता है, या फिर कोस्टल एरिया में लोकेटेड होने की वजह से यहाँ पर मडी कंडीशन होती है, और पानी भी कैसा है भाई, सेलाइन है, सॉल्टी वाटर है। तो वहां पर एक पर्टिकुलर चावल की एक वैरायटी की क्रॉपिंग होती है, पकल्ली, पोकल्ली बोला जाता है उसको, पोकल्ली, ठीक है। तो ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पोकल्ली फील्ड्स जिनके अंदर सलाइन वाटर रहता है, ब्रैकिश वाटर रहता है, और वहां पर फील्ड्स के अंदर लगातार लंबे समय तक पानी एकदम भरा रहता है, आपको पता है कितना ज्यादा फ्लडेड रखना पड़ता है राइस फील्ड्स को, तो वहीं पर ये जो पर्ल स्पॉटेड फिश है ना, इसकी कल्टीवेशन होती है। तो ये अपने आप में पोकली फील्ड्स में जो एक तरीके से खेती तो हो रही है राइस की, प्लस राइस के साथ में आप फिशरी भी कर रहे हो, तो ये एक तरीके से सोने पे सुहागे वाली बात हुई कि नहीं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस पर्टिकुलर फिश के बारे में। इसके अलावा देखा जाए तो इसकी देखो मार्केट डिमांड तो देखो नो डाउट है ही। इसके अलावा हार्डी नेचर, कैसे भी सरवाइव कर जाती है, कितना ही वेरिएबल सैलिनिटी कंटेंट हो। अब यहां पर देखो कि ये ब्रैकिश वाटर से लेकर के फ्रेश सलाइन वाटर तक भी सरवाइव कर सकती हैं। ब्रैकिश का मतलब सैलिनिटी है बट इतनी ज्यादा नहीं है कि हम उसको सलाइन बोल दें, राइट। इसके अलावा देखा जाए इस फिश के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग हैबिट है, वो है नॉन प्रेडेटरी हैबिट। दैट मीन्स दूसरे फिशेस या फिर जो भी उस पर्टिकुलर एक्वाकल्चर एरिया के अंदर रह रहे हैं दूसरे, आप मान लो छोटे मोटे स्पीसीज प्लांट, उनको खतरा नहीं है इससे। तो ऐसे में इसका ग्रो करना बड़ा एक फार्मर फ्रेंडली रह पाता है। इसके अलावा देखा जाए तो ये नेचुरली कन्फाइंड वाटर्स में भी रह सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया राइस फील्ड का एक छोटा सा एग्जांपल दिया। फीचर्स की बात करें तो ये यूरी हेलाइन है। यूरी हेलाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये जितना सैलिनिटी वेरिएशन को झेल पाती है वो बहुत ज्यादा वाइड है, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फीडिंग हैबिट तो देखो ऑमनीवोरस है भाई। ऑमनीवोरस का मतलब हर्ब्स, मतलब प्लांट से भी काम चल जाता है इसका, और कोई डेड मटेरियल है उससे भी काम चल जाता है। तो ये मेजरली ट्राई करती है डेट्रीवोरस पे, डेट्रिटस पे, मतलब डेड मटेरियल पे, चाहे फिर वो प्लैंक्टॉन्स का हो, स्मॉल वॉर्म्स हो, प्रॉन हो, या फिर कोई भी एल्गी हो, उनको खा करके अपना काम चला लेती है। इसके अलावा देखा जाए ब्रीडिंग हैबिट, तो देखो वैसे तो ये पूरे साल इनकी ब्रीडिंग चलती रहती है, बट पीक सीजन जो आता है वो मॉनसून के टाइम पे आता है, जो कि अभी चल रहा है। इसके अलावा फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करें, जो मैं आपको बता चुका हूं कि ये एलिवेटेड है लेटरली, किस तरीके से वो चौड़ी है ना, और कंप्रेस्ड बॉडी है,
और वैसे देखा जाए माउथ बहुत ही छोटा है, जो हमने ऑलरेडी इमेज में देख लिया। कलर कैसा होता है? लाइट ग्रीन। इसके ऊपर जो स्पॉट्स हैं वो पर्ल व्हाइट स्पॉट से लेकर के कई बार ब्लैक स्पॉट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसको कुछ बीमारियों की भी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से थोड़ा सा इनकी प्रोटेक्शन और ये जीन एडिटिंग की जरूरत पड़ रही है। उसमें एक तो शूडोमोनास, इसके अलावा एल्केलीजेन और वाइब्रियो, ये कुछ बैक्टीरिया है। इनके अलावा और भी हैं कई, बट आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है कि ये बैक्टीरिया से, इसके अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है इस फिश में, उसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन कई बार ड्रास्टिकली डिक्लाइन कर जाती है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपकी इस पर्टिकुलर फिश, दैट इज पर्ल स्पॉट फिश। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपका आता है स्क्विलस हिमा। ये डॉग फिश शार्क की एक नई स्पीसी है जो डिस्कवर हुई है। तो हम समझते हैं क्यों ये कंटेक्स्ट की में या फिर हम कहीं न्यूज में है। सो द पॉइंट इज कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी डीप वाटर डॉग फिश शार्क, इस तरीके की शार्क, ठीक है, उसकी एक नई स्पीसी डिस्कवर की है जिसका नाम है स्क्विला हिमा। ओके, ये आप देख सकते हो कहां पर मिली है। अगेन हम यहां पर मैप की बात करें तो ये केरला के इधर वाले एरिया में, ये मैं पर्टिकुलर एरिया को हाईलाइटर से ज्यादा, इस वाले एरिया में डिस्कवर हुई है इस पर्टिकुलर स्पीसी की। ठीक है, ये नाम तो जमीन के हैं, ध्यान रख लेना ना। चलिए ठीक है, अब इसमें पॉइंट हम देख लेते हैं क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज, इसको नाम डॉग फिश क्यों मिला? ये देखो, ये वो शार्क्स हैं जो कि कुत्ते जिस तरीके से झुंड में आकर के शिकार करते हैं ना, चाहे वो जंगली हो या फिर आपके जो स्ट्रे डॉग्स हो उसकी तरह, सिमिलर ही उन्हीं की तरह अपने एक पैक में आते हैं, ग्रुप में आते हैं और फिर हंटिंग करते हैं अपनी, इसलिए इनको डॉग फिश शार्क बोल दिया। राइट, चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, हमें ध्यान रखना है, दैट इज स्क्विलिडाई। ओके, कॉमनली इसको बोलते हैं स्पर डॉग्स। ठीक है जी। इसके अलावा ये जो आप कह सकते हो ये पर्टिकुलर स्पीसी जो फाइनलाइज अभी मिली है, दैट इज स्क्वेला हिमा। इसकी स्क्वेलस हिमा, इसकी बात करें तो इसकी पास में ये देखो यहां पर ये जो फिन है ना, इसके पास में एक डिफरेंट अपीयरेंस है जिसको बोलते हैं स्मूथ डॉर्सल फिन स्पाइन। ठीक है, इस तरीके का ये आपको यहां पे स्पाइन देखने को मिल जाएगा। राइट, इसके अलावा फीचर्स की बात करें बॉडी वाइज तो देखो एंगुलर बॉडी है, किस तरीके से ये तैरने में कितना स्पीड से तैर सकती होगी, है ना। इसके अलावा शॉर्ट स्नाउट है, अगर यहां से ये पोजीशन देखें, ये जो आगे का निकला हुआ जो थोड़ा सा मुंह वाला पोर्शन है छोटा है, मुंह भी बहुत छोटा है, मुंह उतना ही चौड़ा है जितने चौड़ा की उनका स्नाउट है, दैट मीन्स उनका जो आगे का पोर्शन है वो ज्यादा बड़ा रहता नहीं है। इसके अलावा इनका जो सबसे बड़ा खतरा है इनको, वो है कि इनके लिवर से एक तेल निकलता है। राइट, और उस तेल के अंदर कंटेंट प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं स्क्वेलिन, और इसी नाम से इसको स्क्विलस बोल दिया गया। राइट, स्क्वेलिन क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि मोरलेस कलरलेस ऑयल की तरह निकलता है, तेल की तरह, और वो तेल इतना ज्यादा फिनिशिंग देता है जिसके चलते आप देखोगे कि स्किन एंड हेयर प्रोडक्ट्स हैं उनमें बहुत यूज होता है, कॉस्मेटिक मटेरियल में बहुत यूज होता है। इसके अलावा इनका यूज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवाइयां बनाने में भी होता है, और कैंसर फार्मास्यूटिकल में मेजर इनका फोकस एंटी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाता है। राइट, इसके अलावा डिस्कवरी की बात करें तो ये जो स्क्वेला है इसकी दो स्पीसीज, हिमा की हम बात कर चुके हैं, एक दूसरी स्पीसी भी डिस्कवर हुई है जिसका नाम है लेलेनियाई। ठीक है, लेलेनाई, लेलेनी बोल सकते हो, लेलेनी ज्यादा ठीक रहेगा। राइट, देन कम्स स्क्वेला की अगर बात करें तो ये बाकी शार्क या बाकी जो स्क्वेला फैमिली है उससे कैसे डिफरेंट है। तो देखो इनका जो वर्टिब्राई है, दैट मींस इनकी बोन स्ट्रक्चर है वो अपने आप में बड़ी यूनिक है, जिसमें एक तो वर्ड आ गया आपका प्रीकैउडल, दैट मींस सेंट्रल बोन जो है उससे कनेक्शन की एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। टोटल वर्टिब्राई है, दैट मींस पूरी बॉडी के अंदर बोन्स आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे और प्रॉपर डेवलप्ड। टीथ काउंट की बात करें वहां डिफरेंस है, ट्रंक और हेड हाइट की बात करें तो डिफरेंस आपको मिलेगा। फिन स्ट्रक्चर की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इनकी यूनिकनेस क्या है, कि इनके पास में स्मूथ डॉर्सल फिन स्पाइन है जो हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा फिन का कलर भी इनको वेरिएशन में दिखा देता है। सो द पॉइंट इज कि ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास में इश्यूज थे या फिर हम कहें कि ये पॉइंटर्स थे जो हमें ध्यान रख लेना है। लास्ट हमारी स्पीसीज वीडियो की आती है, दैट इज चीतल। देखो हो क्या रहा है, प्रोजेक्ट चीता के तहत क्या किया गया कि जो हमारा ये कूनो नेशनल पार्क है वहां पर चीतास को इंट्रोड्यूस किया गया। बट हो क्या रहा है कि कूनो नेशनल पार्क में चीता के लिए, है ना, चीता जो होते हैं उनके लिए जो उनके प्रेज हैं उनमें चीतल फेवरेट है। अब चीतल क्या है
कि भाई सीधी बात है, ज्यादा चीताओं की पॉपुलेशन होने के चलते चीतल की पॉपुलेशन वहां पर डिक्लाइन करने का डर है, क्योंकि ज्यादा होगी तो ज्यादा खाना चाहिए, खाना ज्यादा चाहिए तो खाएंगे किसको, चीतल को खाएंगे। अब चीतल की पॉपुलेशन अगर डिक्लाइन कर गई तो भाई फिर वहां पर उस चीता पॉपुलेशन को सर्वाइवल के लिए जो इनपुट चाहिए वो मिलेगा कि नहीं, कम पड़ेगा ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर कूनो नेशनल पार्क से चीताओं को निकाल करके और रिलोकेट किया गया, कहां पर, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर पर लोकेटेड है। और मोटी बात करें तो जो आपकी नर्मदा रिवर है उसके आसपास का एरिया ये, सॉरी नर्मदा क्यों बोल रहा हूं, चंबल रिवर के आसपास का। ठीक है, चंबल रिवर आपको पता ही है ना, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, इस तरीके से जाती है राजस्थान से होती है, राइट। चलिए फिर इसके अलावा अगर देखें हम, तो इसका दूसरा नाम भी है, चीतल जो होते हैं वो इस तरीके से स्पॉटेड डियर होते हैं, इनकी बॉडी पे देखो स्पॉट, इनको एक्सिस डियर भी बोलते हैं, स्पॉटेड डियर भी बोल दिया जाता है। और ये इंडिजीनस हैं, लोकल हैं हमारे यहाँ के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। बायोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो ये सेक्सुअली डायमॉर्फिक है, इसका मतलब अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी आपको मेल और फीमेल की, जैसे कि मेल है वो फीमेल से बॉडी में ज्यादा बड़े होते हैं। दूसरा, ये जो सींग वाली अपीयरेंस है, एंटलर्स जिनको बोलते हैं, ये एक्सक्लूसिवली आपको मेल्स में ही मिलेंगे, फीमेल्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से चीतल से रिलेटेड। अब आप इसके अलावा जान सकते हैं कि इनका कंजर्वेशन स्टेटस आईयूसीएन रेड लिस्ट में तो देखो लीस्ट कंसर्न में डाला हुआ है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 2 में इसको डाला हुआ है। ठीक है,